अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 94 बी स्टार्ट करते हैं जी। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे होमवर्क में था, करना था। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग वाले सवाल होमवर्क में थे, ये वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे जो रह गए थे? एक तो कर लिया था हमने, ये आज करना है इंशाल्लाह। आज की ताज़ा खबर ये है कि ये सवाल हम करेंगे पास पेपर 1 इंशाल्लाह। उसके बाद ये सवाल करवा दिया ना कल, ये सवाल हो गया ना कल बच्चों, ये सवाल करवाया आपको जाते जाते। सिर्फ ये कहा था कि इसको आपने लिखना कैसे है, ये सामने ओपन किया था हमने। अगर आप इसी को लिखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो आपने लिख लिया होगा। इसी जैसा को और सवाल लेके ना उसको डिस्कस भी कर लेंगे और लिख भी लेंगे। वैसे ये सवाल कल हमने डिस्कस किया था, पास पेपर 8। अब पास पेपर्स में आ जाएं, पेज नंबर बार बार ना पूछना मुझसे, ठीक है ना। IAS 1037 के पास पेपर कर रहे हैं हम, बस कोई एग्जाम्पल होगी तो मैं उसका पेज नंबर बता दूंगा जो हमने जाके करनी है, ठीक है। तो पास पेपर 8 का क्वेश्चन, ये पार्ट सी हमने कल डिस्कस कर लिया था, ऐसे ही बोलो। इसमें हमने कहा था 3.58 को रिडंडेंसी कॉस्ट है, इसकी प्रोविजन क्रिएट करनी है रीस्ट्रक्चरिंग की। बाकी रिलोकेशन और स्टाफ ट्रेनिंग ये IAS 1037 कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूइंग बिजनेस से रिलेट करते हैं, ऑन गोइंग बिजनेस से प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग में नहीं डालना। और ये तो IAS 16 वाला पुराना कॉन्सेप्ट था कि सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजर जो है वो तो वैसे ही हमने पे करनी है, अगर वो ये काम करे, इसकी सुपरविजन करे या ना करे। जैसे वो इंस्टॉलेशन के वक्त में अगर सुपरविजन कर देता था PPE की, तो हम कहते थे अगर तो कोई एक्स्ट्रा पे करना है तो फिर रिडंडेंसी कॉस्ट में डालो, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग में डालो। अगर एक्स्ट्रा नहीं पे करना, ये तो वैसे ही पे करना था, ठीक है। तो ये वाली सारी बात हमने किस तरह से लिखनी है। एक हमने ये बात करनी है कि अनाउंसमेंट डेट की साल में होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है और उनका डिटेल्ड प्लान भी है, उन्होंने लिखा हुआ था। फिर हम कहेंगे रिडंडेंसी कॉस्ट की प्रोविजन क्रिएट करनी है 3.58 की, और ये दो चीज़ें नहीं लेनी, तीसरी भी चीज़ नहीं लेनी। इसको लिखने का तरीका वो सफ़ा है जो आपने फ़ोटो कॉपी करवा के रखा हुआ है। चूँकि कम्युनिकेटेड वाला केस है, हमारा साल एंड हो रहा था 31 दिसंबर 14 पे, और हमने 1 दिसंबर 14 पर अनाउंसमेंट कर दी थी, ऐसे ही हुआ था, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट, फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन 1 दिसंबर 14। तो इस वजह से ये हमारी साल से पहले कम्युनिकेट हो गई है, तो ये दूसरे वाला पार्ट था, इफ रीस्ट्रक्चरिंग इज कम्युनिकेटेड। तो हमने यूँ लिखना था, अ प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इज टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ फॉर्मल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एंड अ फॉर्मल अनाउंसमेंट वाज मेड प्रायर टू ईयर एंड व्हिच हैज़ क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन अमंग दोज अफेक्टेड, ठीक है। ये यहाँ से 2-3 बार लेकर लिखोगे तो ये वैसे पैरा 72 है, ये जो हाईलाइट भी करना है। वॉल्यूम 1 के अंदर पूरा सफ़ा मौजूद है जिसके अंदर जो रेलेवेंट पैराज हैं, ज़रा देखना कभी घर जाके, आज फिर मैं भी दिखा दूंगा, ठीक है, जो आपने हाईलाइट करने हैं। तो पैरा वहाँ पड़ा होगा, लेकिन मेरी चाहत यह है कि वहाँ पैरा से ज़्यादा अंग्रेजी लिखने की बजाय जब 4-5-6 दफ़ा इसको सामने रख के लिखोगे ना, तो ये चीज़ जहन में आ जाएगी कि कितना को लिखते हैं। वो पैरा सामने रख के भी फिर आप शॉर्ट वाला ही लिखोगे किसी ना किसी हद तक, ठीक है। ये लिखने के बाद आप कहोगे देयरफॉर अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हैज़ राइजन ऑन 1 दिसंबर 2014। अब आगे कहोगे प्रोविजन शैल बी मेड फॉर रिडंडेंसी कॉस्ट ऑफ ₹3.58, ठीक है जी। और अगली बात, एज इट परटेन्स टू क्लोजिंग ऑफ, क्या चीज़ क्लोज कर रहे हैं, या यूँ लिखोगे एज इट परटेन्स टू रिलोकेशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम सक्कर टू कराची। ये सवाल के हिसाब से डाला करना है आपने, ठीक है। अब अगली चीज़ है, ये दो चीज़ें नहीं लिया करनी, ठीक है। और ये तो एडिशनल है, अगर कभी आए सवाल में कभी ना आए, ये ज़रूरी नहीं है मैनेजर वाली सैलरी की बात आए, लेकिन ऊपर वाली बात तो रीस्ट्रक्चरिंग के हर सवाल में मौजूद होती है। तो जो आपने इग्नोर किए हैं उनके बारे में ऐसे लिख देना है, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड रीलोकेशन। और इसी तरह से 2-3 चीज़ें और भी थी, जैसे इक्विपमेंट खरीद दिया, एडवर्टीजमेंट की, इनमें से कोई भी आ जाए तो उसको यहाँ डाल लेना है। कॉस्ट ऑफ फलां चीज़, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, ऐसे करके, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिलोकेशन एंड मार्केटिंग आर relate to future conduct of business and should not be recorded in current year ended 31 दिसंबर। सैलरी ऑफ एग्जिस्टिंग मैनेजर, लेकिन यहाँ पे लिख लेना है साथ में, इन अमाउंट्स को साथ में लिख लेना है कि द कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एंड रीलोकेशन अमाउंटिंग टू
0.86 and 6.45 million respectively relate to ongoing business, therefore these shall not be recorded as a provision for restructuring. Also salary of assistant manager should not be recorded as it is not an incremental cost. ठीक हो गया जी, ऐसे करके आपने ये लिखा करना है. ओके, तो डिक्टेट कराने की बजाय मैं हर एक के अंदर इसको यूज़ करके आपके सामने बोलूँगा, तो आप भी इसको यूज़ करके लिखना सीखोगे. कितने बच्चों ने घर जाके ऐसे ट्राई किया था? शाबाश, पास होने वाले बच्चे हैं. ये जो बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं ये आम बच्चे नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ. क्योंकि यकीन करो, आप में से कोई एक बच्चा ऐसा नहीं होता जो कंसोलिडेशन को होमवर्क करके आए. कोई एक आदमी किसी वजह से रह जाता तो अगले दिन करके आता था, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करते. अब समझ हर एडजस्टमेंट की आ रही है आपको, लिखने के वक्त जो है वो हाथ कांपने लग जाते हैं. ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस है ये. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी. ये तो कल हो गया था जाते जाते नॉर्मल क्लास में ही. ठीक है, चलें जी. उसके बाद और भी कोई रिस्ट्रक्चरिंग वाला है तो ये वाला देख लो जी. 12 का 2 भी देख लेते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग को फड़का ही देते हैं फिर. ठीक है, चलो. ऑन 20 दिसंबर ईयर एंड देख लो, ईयर एंड देख लो. डिस्कस हाउ द ट्रांजैक्शन शुड बी रिपोर्टेड. वॉलनट, ओए वॉलनट है, ओए वॉलनट. अच्छा, ये असल वॉलनट ये था. 31 दिसंबर 11 हमारा ईयर एंड. ठीक है जी. अब पॉइंट 2 एंड तक जाते जाते ना मोस्टली हो जाएंगी एडजस्टमेंट्स, यानी कि ये सारी हो जाएंगी, या कोई रह जाएगी तो ऐसी होगी कि आप लेफ्ट हैंड से कर लेंगे उसको. ठीक है, इंशाल्लाह. ऑन 20 दिसंबर 11 बोर्ड डिसाइडेड टू क्लोज डाउन डिवीजन विच इम्पोर्ट्स एंड सेल्स मोबाइल सेट. मोबाइल सेट का जो डिवीजन है वो डिसाइड किया है इन्होंने 20 दिसंबर को. अभी कम्युनिकेशन नहीं हुई तो अभी तक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं है. दिस डिसीजन वाज मेड. 1-2 दिन पहले कर दिया, हमारे लिए सवाल बना दिया. 29 दिसंबर पर दिस डिसीजन वाज मेड पब्लिक. ठीक है, अब ये वाली बात पहले पैरा में लिखी हुई है. ठीक है ना. द डिसीजन वाज मेड पब्लिक ऑन 29 दिसंबर देयरफॉर विच इज बिफोर ईयर एंड देयरफॉर इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. ठीक है, अब कहता है हाउएवर बिजनेस वॉज एक्चुअली क्लोज्ड ऑन 2 फरवरी. वो तो आपको पता ही है कि इतना टाइम तो लग ही जाता है करते कराते. ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 ईयर एंड था ना जी, और जाकर कहीं 29 फरवरी पर 12 पर जाकर क्लोज हो पाया हमसे ये काम. तो इसका मतलब है कि ये 2 महीने चलता रहा होगा. ठीक है ना, तो वो ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह लाएगा. अब देखते हैं. आई कहता है नेट कॉस्ट्स इनकर्ड इन कनेक्शन विद क्लोजर ऑफ दिस डिवीजन वर एज फॉलोज. अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखना है. एक तो होगी रिडंडेंसी कॉस्ट. रिडंडेंसी कॉस्ट पैरा 80 मैं वैसे ही लिख देता हूँ, आपने नहीं लिखना होता. आपने नहीं लिखना होता, बस आप वो ओपन करके देख लिया करो जहाँ से ये पैरास पढ़ाए थे. ठीक है ना. पैरा 80 ने कहा था रिडंडेंसी कॉस्ट को हमने लेना होता है. फिर स्टाफ ट्रेनिंग 81 ने कहा था नहीं, ये याद नहीं करने, बल्कि आपको वैसे ही याद हो जाएंगे बार बार देख देख के इनको. ठीक है ना, स्टैंडर्ड में सामने पड़े होते हैं हर दफ़ा. इसने कहा था जी स्टाफ ट्रेनिंग को नहीं लेना. ऑपरेटिंग लॉस फ्रॉम 1 जुलाई 11 टू हो आई कैप की फनकारियाँ चलाकियाँ, आई कैप की फनकारियाँ और चलाकियाँ 1 जुलाई 11 से 29 फरवरी 12 तक कितने महीने बनते हैं? 8. उसने ऑपरेटिंग लॉस हमें बता दिया इन 8 महीनों का. पहली बात, इन पहले 6 महीनों का लॉस तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ चुका होगा. सेल्स अपनी जगह पे, कॉस्ट ऑफ सेल अपनी जगह पे, जीपी के अंदर ये पड़ा है. ठीक है ना. ये ऑपरेटिंग लॉस तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में होगा. ठीक है, तो ये तो फ्यूचर है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी हो चुका. अब बाकी रह जाती है बात इस 0.8 में से 2 महीने की. ठीक है, सवाल की खामोशी केस में यही अज्यूम करेंगे ना, बराबर बराबर ही है. ठीक है, अब इस 0.8 का 2/12 कितना बनता है? 2/8, सॉरी 2/8 कितना बनता है? 8 में से 2 महीनों का जी कितना? ये 0.20 जो है. रिकॉर्ड ये भी नहीं होना रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन में, लेकिन अंग्रेजी में जो लिखना है वो इसके बारे में लिखेंगे कि ये नहीं आना, 0.2 नहीं आना. अच्छा, बाकी अगर खुदा ना खास्ता किसी ने, यहाँ लिख देता हूँ,
1 जुलाई से लेकर 28 फरवरी तक है, ठीक है ना, समझ गए हो। 8 मंथ्स लिख देता हूँ, 8 मंथ्स, ओके, ये नहीं लेना। अगर किसी ने इसको सिर्फ ये लिख दिया कि नहीं जी ये तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो मतलब उसको भी रिगार्ड करना चाहिए कि इसने फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज को नहीं लिया, लेकिन थोड़ी सी फनकारी आई के जो लगाई थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट है, अच्छा ऑपरेटिंग लॉस लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग। यार ये तो कभी भी पैरा 83 ने कहा था कि अगर आपके पास कोई फिक्स है, आप कहते हो जी ये मैंने प्लांट क्लोज करना है, तो ये प्लांट मैंने उखाड़ के कबाड़िए को बेचना है, तो क्या इसके गेन को माइनस ना कर लूँ? उन्होंने कहा भाई नहीं, ये नहीं करते होते माइनस, ठीक है। तो हमने तो ये, उन्होंने आंसर निकाला हुआ है नीचे, हमने तो ये इस्तेमाल ही नहीं करना, ठीक है। अब बाकी हमारा सवाल वही बन गया, यानी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन अब एकदम से आसान सी लगने लग गई है। रीस्ट्रक्चरिंग की एडजस्टमेंट आ जाए, ये सबसे आसान है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें बस 2 बातें लिखनी है। पहली बात, ईयर एंड से पहले एक सवाल हमने ऐसा भी देखा था जिसमें 2 साल का उसने बताना था, पहले साल से पहले कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, तो हमने कहा था कोई प्रोविजन ही कोई नहीं है। दूसरे साल से पहले अगर कम्युनिकेट हुआ था तो फिर हमने कहा था कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी बन गई है, ड्यू टू कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, डिटेल प्लान भी है, और फिर प्रोविजन बना लो। फिर प्रोविजन बनाओ तो रिडंडेंसी कॉस्ट को ले लो, ये चीज़ ना लो, ये चीज़ ना लो, ये चीज़ रख लो, सही है। तो वो कहीं ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके सामने हाईलाइटेड होंगी स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन स्टैंडर्ड को सिर्फ सामने रख लोगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें मेन आपने हाईलाइट की, देख कर लिखने की तो आपको आदत ही नहीं होगी, क्योंकि आप इस सफ़े के आदी हो चुके होंगे, आप ज़्यादा सारे पैरास को ज़रा कम लाइनों में लिखने के आदी बन चुके होंगे। और अगर आप इसको नहीं यूज़ करेंगे जैसे कहा जा रहा है, तो फिर पर्चे में टाइम वेस्ट होगा, पैरास से उठा कर लंबी लंबी कहानियाँ लिखते रहोगे, ठीक है। अब सोल्यूशन लिखना है जी, चलो एक लिख लेते हैं लिखो जी, लिखो, एक लिख भी लो, चलो एक लिख, अब ये एक ही लिखवाना है मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर सिर्फ मैं बोला करूँगा, जल्दी से लिखो, अब जल्दी जल्दी लिखना है, अब स्पीडें मारनी है। अब ये अगले 2 मिनट में ये लिख के मैंने अगले सवाल पे जाना है, मुझे नहीं पता। तैयार हैं? वो होमवर्क में सवाल दिए थे वो ग्लेडिएटर वगैरह वाले, वो ट्राई किए थे? कितने बच्चों ने ट्राई किए? आसान थे? कमाल है यार, अगर आपने वाकई कर लिया आसान लगे। लेकिन मैं डिस्कस करूंगा, आज टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह, तो एक आधा उनमें से भी लेंगे। चलें जी, शुरू करें, लिखें। अ प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉर्डेड लिखें, बल्कि ज़्यादा आसान करें। अ प्रोविजन फॉर, जल्दी जल्दी लिखना, स्पीड, ये सामने रखा हुआ मैंने, ये बस ऐसे करूंगा मैं, ऐसे। अब घर पे आपके सामने ये पेज पड़ा होता है और ये एडजस्टमेंट सवाल में पड़ी होती है, ये पेज ऐसे मैंने से कहा था कॉपी कर लो, अलग पड़ा हुआ है। अब रजिस्टर पे आप लिख रहे हैं, ये प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे, अभी दिन है, मैं बता रहा हूँ, बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब आप प्रेप लीव पे जाओगे ना, तो यही काम जल्दी हो जाएगा। आप एडजस्टमेंट पढ़ते जाओगे और सामने सफ़े को रख के लिखो, कोई मसला नहीं। कौन कह रहा है याद करो भाई, रख के लिखो इसको, प्रैक्टिस होने से आधी चीज़ें वैसी रिटेन हो जानी है हर सवाल में इसको यूज़ करने से। और स्टैंडर्ड में पैरा खोलोगे तो वो पैरा सिर्फ देखोगे, अच्छा इसने ये कहा है, ये कहा है, ये ना लो, ये लो, ये ना लो, ये सिर्फ बताएगा, लिखोगे आप इस तरह से छोटी अंग्रेजी में। लिखो, अ प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इज टू बी रिकॉर्डेड एज अ फॉर्मल प्लान हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एंड अप्रूव्ड by the management a provision for restructuring, यहाँ से देखो, a provision for restructuring is to be recorded as a formal restructuring plan has been finalized। ये चुप भी होता हम लिख देते हैं कि जब उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया तो प्लान तो होगा ही। एज अ फॉर्मल प्लान, रिस्ट्रक्चरिंग को बीच में से काट दो और छोटा कर दो, एज अ फॉर्मल प्लान, रिस्ट्रक्चरिंग की बात ही हो रही है ना, उसी का प्लान ही होगा। एज अ formal plan has been finalized and approved by management। तेजी से लिखो, दोबारा सुन लो अब आखिरी बार, और अब तेजी से लिखना है। A provision for restructuring is to be recorded as a formal plan has been finalized and approved by management, and a formal communication, या यूँ लिखो, a formal announcement and a formal public announcement was made on 29 December 11, and a formal public announcement was made on 29 December 11, that is before the year end। I.E before the year end, नहीं बता भी दी डेट भी हमने और बता दिया ईयर एंड से पहले हो गया, ठीक है जी, फुल स्टॉप।
अच्छा, इसके ना स्टार्ट में एक चीज़ ऐड कर दो, ये अगली लाइन से भी बच जाओगे। यूँ लिखो, बल्कि यहीं पर ही लिखो तो बेहतर है, ऐसे फिर वो ज़रा जुमला और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, अ प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग इज टू बी रिकॉर्डेड एज अ फॉर्मल प्लान हैज़ बीन फाइनलाइज्ड बाय द मैनेजमेंट एंड अ फॉर्मल पब्लिक अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड on 29 December 11, that is before the year end. Therefore a constructive obligation has arisen on this date. Therefore a constructive obligation has arisen on this date. Full stop. अभी हमने बता दिया कि क्या हुआ है जी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। अब अगले पैरा को शुरू करो, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं लेकिन पैरा बेहतर है, अगला पैरा शुरू कर दो। अब प्रोविजन रिकॉर्ड करने का बताना है। अब क्या चीज़ प्रोविजन में रिकॉर्ड करनी है जी, सिर्फ 1.5। तो लिखो, अ प्रोविजन शुड बी मेड फॉर रिडंडेंसी कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.5। A provision should be made for redundancy cost of rupees 1.5 as it pertains to closure of mobile unit। मोबाइल डिवीजन था, यूनिट था, क्या था, क्लोजर ऑफ डिवीजन, ठीक है। एज इट परटेन्स टू क्लोजर ऑफ CLOSURE, क्लोजर ऑफ मोबाइल डिवीजन। ठीक हो गया जी, सही है। तो प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग shall be made for redundancy, a provision shall be made for redundancy cost of 1.5 million which relates to closure of mobile division, जो कि बंद हो रहा है उससे रिलेट करती है। अगले पैरा में लिखो, अब कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग अमाउंटिंग टू 0.8 million, कॉमा 0.15, सॉरी जी, क्या लिखवाया मैंने, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 0.15 million, कॉमा ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 2 months अमाउंटिंग टू 0.2 million। ब्रैकेट में यूं लिख दोगे, कैसे बना ये, बल्कि इनको अलग अलग करते हैं, एक एक लाइन कर लेते हैं, क्या ख्याल है, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे यूँ लिख देते हैं, क्योंकि ये स्टाफ ट्रेनिंग के लिए ना एक अच्छा जुमला बन जाता है कि ये तो ऑन गोइंग बिजनेस से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा, वो वैसे ही चलेगा, लिखा हुआ है स्टाफ कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1.5 million, 0.15 million, ठीक है, रिलेट्स टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मैं चाह रहा हूँ कि यही बात लिखें, मैं अपने अल्फाज में लिखूँ, वरना आप कहेंगे कि जी वो शायद कुछ और चीज़ हमने भी लिखनी है। रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, देयरफॉर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन, देयरफॉर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, फुल स्टॉप। जी, अगली लाइन में फिर अलग से लिख लें उनको, इनको अलग से लिख लो। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 0.2 million, ब्रैकेट में बताओगे 0.8 का 2/8 किया है, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 0.2 million एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिमेनिंग मोबाइल सेट्स आर नॉट मेड पार्ट ऑफ प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है जी, उसके लिए ये थोड़ा सा ऐड कर सकते हो ना आप, ये देखो, ये जो होता है फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस
I-37 prohibits recognition of future and expectation of future loss is an indication that certain assets, ये छोड़ो, इसको छोड़ो, ये इतने आगे ना जाओ। और एक्सपेक्टेड डिस्पोजल गेन जो होता है ये भी असल में वही उसी के ही मद में चल रहा होता है। गेन फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिस्पोजल शेल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल मेजरिंग द प्रोविजन। तो इसको अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको क्या लिखवाया, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेज ऑफ ₹0.2 मिलियन, ब्रैकेट में आपने लिखा कैसे बना है 0.8 इंटू 2/8 is not recorded as या is not included in provision for restructuring, and also gain from expected disposal of assets shall also not be taken into account while calculating provision। इन दोनों को इकट्ठा लिख सकते थे हम। क्यों लिख सकते थे कि द फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 0.2 मिलियन एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ मोबाइल सेट्स अमाउंटिंग टू ₹0.5 मिलियन शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल मेजरिंग आ प्रोविजन। जी ज़्यादा बेहतर हो गया, दोनों को इस तरह से कर दें। तो अब मुझसे लिखवाएंगे ना तो मैं ऐसे ही बढ़ता जाऊंगा, इसलिए अगली बार मैं सिर्फ बोलूँगा, ठीक है। अब फाइनल सोल्यूशन हमारा ये बना, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लिखते हुए, प्रैक्टिस करनी है, पर्चे तक जाते जाते इसका आधा भी नहीं बचता, ठीक है। अब क्या हमने लिखवाया जी, क्या लिखा हमने, देखें। पहले हमने ये बात की कि फ्यूचर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग विल बी रिकॉर्डेड बिकॉज organization has क्या था, formal plan and it has been announced formally in public, therefore a constructive obligation has arisen, ठीक है। A provision for restructuring shall be recorded for ₹1.5 million which relates to redundancy cost की है, which relates to closure of mobile division। उसके बाद हमने कहा staff training cost is not included in cost of provision for restructuring because it relates to ongoing business। और अगले दो को इकट्ठा कर दिया। अगले दो क्या हैं कि फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 0.2 मिलियन जैसे निकला वो बताएंगे, एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ मोबाइल सेट्स, ब्रैकेट में क्या लिखा 0.5 मिलियन, आर नॉट मेड पार्ट ऑफ या आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट वाइल मेकिंग प्रोविजन। ठीक है जी, तो सही है। तो इस तरह से करके प्रैक्टिस करनी है। ये बड़े टेक्निकल से जुमले होते हैं और ये 2-3-4 बार लिखने के बाद वैसे ही आपको आदत पड़ जाती है, पता होता है आपको, बस उसके लिखने का तरीका आ जाता है। सिर्फ ये झुकावा, ये झाका उतारना है, ठीक है। ओके, हाँ, किन्होंने, कंपनी वालों ने की थी, तो कंपनी वालों का कसूल है। आपने तो बताना है ना कि प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करनी थी। आप तो कहोगे ना कि जब प्रोविजन आपने कम्युनिकेशन नहीं की तो प्रोविजन काहे की रिकॉर्ड कर रहे हो। किसी बंदे के जहन में ये बात अभी नहीं आई हुई, ठीक है। हाँ, अगर पब्लिक अनाउंसमेंट कर दोगे फॉर्मली तो फिर वापस मुड़ना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी। उसके बाद अब 7 पे आ जाओ, पास पेपर 7 पे अब आ जाओ। अच्छा, इससे पहले ना थोड़ी सी ऐसे डिस्कशन एक करते हैं। Sir Adnan said that he will not take class on, क्या डेट है कल, कल डेट क्या है, 18 जनवरी 23। अगली बात सर ने कहा, अच्छा बंदा गलत बंदा लिखा गया यहाँ पे छुट्टी तो करते ही नहीं है, ठीक है। सर आसिफ सेड दैट ही विल नॉट टेक क्लास ऑन 18 जनवरी 23 and its chance is 80%,
ठीक है जी। अब चांस कितना है जी इसका कि सर आसिफ क्लास नहीं लेंगे? बोलो 80%। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोबेबल। क्यों नहीं ले रहे क्लास? सर कह रहे हैं मैं कराची जा रहा हूँ। चलो ये कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं। सर आसिफ सेड दैट ही विल गो टू कराची एंड इट्स चांस इज 80%, जो हमने पढ़ा हुआ अभी तक। तो हम क्या कहेंगे? सर आसिफ का कराची जाना प्रोबेबल है। छुट्टी वाली गलत एग्जाम्पल होगी सर, नान ने तो एग्जाम्पल भी सुन ली तो कहेंगे ये तुमने क्यों कहा। अच्छा, तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी। हम कहेंगे हाई चांस है सर आसिफ का, क्योंकि वो कह रहे हैं 80% चांस है कि मैं जाऊंगा कराची। ठीक है, उस वजह से सर शायद छुट्टी की बात कर रहे थे। चलो छुट्टी को छोड़ो, ठीक है, क्योंकि आजकल तो सर आसिफ भी नाराज़ हो जाएंगे। एंड पे चल रहा है सेशन, नहीं मैंने ही करनी छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, मैंने सर आसिफ को 2 दिन पहले एक मैसेज किया था, कोई एमएफए की छुट्टी करनी है तो बता दें, अभी तक जवाब नहीं आया। इसलिए कह रहा था कि मैं चलो वो टाइम भी इस्तेमाल कर लूँगा। खैर चलो। अच्छा, तो सर आसिफ सेड दैट ही विल गो टू कराची एंड इट्स चांस इज़ 80%। ये क्या है जी? प्रोबेबल। अब अगली बात आती है, सर ने जाना है तो हवाई जहाज़ से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे? तो इसको किराए की मद में कर लेते हैं कि देयर इज़ 60% चांस, देयर इज़ 60% चांस दैट एक्सपेंस विल बी एक्सपेंस विल बी 15,000, यानी कि एरोप्लेन पे जा रहे हैं। एंड 40% चांस दैट एक्सपेंस विल बी 5,000। अब देखो, हमने मतलब सर आसिफ ने प्रोविजन क्रिएट करनी है। ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करनी है इस किराए के लिए। ठीक है, तो प्रोविजन के लिए 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि कोई प्रोबेबिलिटी है, हाई चांस है, तो फिर अगली बात आती थी रिलायबल एस्टीमेट की। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। हमने अब निकालना है रिलायबल एस्टीमेट। अब आपके ख्याल में रिलायबल एस्टीमेट क्या होगा? सर आसिफ से पूछें। 15,000 वाला को भाई बोला। हाँ जी, कौन था? 15,000। अच्छा, और कोई? अच्छा देखो, वैसे तो अजीब सी बात लगती है कि आप 5,000 लेकर जाएं। अच्छा, इससे भी ज़्यादा अजीब बात लगती है, लेकिन ये ऑप्शन है कि आप क्या करो जी, आपको जी 15,000 का, वैसे इसको यहीं पर ही लिख लेते हैं, ये भी तो एक तरीका ही है। 15,000 खर्च होंगे सर के, इसका चांस कितना है? और 5,000 खर्च होंगे सर के, इसका चांस कितना है? तो फिर टोटल सर के कितने खर्च होंगे? 11,000, 20,000, 11,000। ठीक है, इस मेथड को कहा जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जो कि बिल्कुल अलाउड है लेकिन कोई इतना पसंदीदा नहीं है। ये तब लगाया जाता है जब बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। जी मैं जाऊंगा, इसका चांस 40% है, मैं नहीं जाऊंगा, इसका चांस 50% है, फिर जाऊंगा तो ये भी जहाज़ पे जाऊंगा 40% वाले चांस में, बहुत सारी चीज़ें आ जाए ना, तो फिर इस तरफ हम जाते हैं। वरना नॉर्मली ये कोई इतना पसंदीदा मेथड नहीं है। ज़्यादा पसंदीदा मेथड है मोस्ट लाइकली वाला, कि सर को कहेंगे सर जी 15,000 साइड पे कर लें, अगर आप हवाई जहाज़ पे गए तब भी काफ़ी है, और अगर आप ट्रेन पे गए तब भी काफ़ी है। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली क्या है जी? प्रोविज़न निकाल लो 15,000 की, और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? 11,000। ठीक है ना, तो रेकमेंडेड कौन सा है? वैसे आई कैप कुछ अर्सा पहले तक दूसरा भी लगा दिया करता था। ठीक है जी, लेकिन अब आजकल मोस्ट लाइकली की तरफ ही जाता है। ठीक है, और हम भी इसी को यूज़ करेंगे, लेकिन ये दोनों तरीके ही ठीक हैं। ओके, अब देखो, असल जो आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था ना, वो मैं इस तरफ दिलाना चाह रहा था कि एक आपको परसेंटेजेस नज़र आ रही हैं जो रुपीज़ के साथ लगी हुई हैं। ठीक है जी,
और दूसरा आपको परसेंटेजेस नज़र आ रही हैं जो सरासिफ के जाने के चांस के साथ लगी हुई हैं। पर्चे में ये दोनों तरह की परसेंटेजेस होनी है। अब आपने होना है परेशान, ठीक है। तो कौन सी रेशो प्रोबेबिलिटी, मतलब कौन सी रेशो वो प्रोबेबल, पॉसिबल और रिमोट को बता रही है, और कौन सी रेशो रिलायबल एस्टीमेट की तरफ लेके जा रही है, ये सवाल, इस सवाल में मसला आया था ये थोड़ा सा पढ़ते हुए, या ये सोचा ही नहीं था इस तरह से, अब सोच रहे हैं इस तरह से। चलें खैर, तो भाई याद रखना, अगर कभी परसेंटेजेस रुपीज़ के साथ लगी हों, देयर आर 60% चांस दैट एक्सपेंस विल बी 15,000, 40% चांस दैट एक्सपेंस विल बी, और रुपीज़ नहीं ना लिखा, रुपीज़ ही है। परसेंटेजेस किसके साथ लगी हुई हैं जी? रुपीज़ के साथ। तो ये परसेंटेजेस जो हैं रिलायबल एस्टीमेट निकालने के लिए हैं, ठीक है, ओके। और अगर ये परसेंटेजेस रुपीज़ के साथ ना लगी हुई हों तो फिर ये किस लिए हैं? रिलायबल एस्टीमेट के लिए, ओके। सही है, ये समझ आई है बात। चलो अब फिर ट्राई करो, इस 7 को अब देखो और इसमें से आइडेंटिफाई करो। ज़रा पॉज कीजिएगा। फैक्ट्री वर्कर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल ICL वॉज सीरियसली इंजर्ड ऑन 10 जून ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। 10 जून को भाई साहब ज़ख्मी हो गए। ईयर एंड है हमारा 30 जून। यार ये साल से कुछ दिन पहले ही ना ये को न को हादसा हो जाता है। चलो, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन दिस मैटर आर एज फ्लोज, बह रही हैं, पकड़ो। ऑन 26 जुलाई द वर्कर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन एंड alleged वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन द पार्ट ऑफ, एंड इधर नहीं, इधर ऑन होना चाहिए था। ऑन 26 द वर्कर फाइल्ड अ क्लेम ऑन alleged वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन द पार्ट ऑफ, यानी ICL को उन्होंने खिलाफ केस कर दिया कि जी हमारे ज़ख्मी होने की हमारा नहीं, एक ही है, आप फैक्ट्री वर्कर है, तो उसने केस कर दिया है कि मेरी ज़ख्मी होने की वजह जो है वो इनके यहाँ सेफ्टी इक्विपमेंट का ना लगा होना है, उन्हें केस कर दिया। अब द लायर ऑफ ICL एंटिसिपेट्स दैट देयर इज 60% प्रोबेबिलिटी दैट द कोर्ट वुड अवॉर्ड 12 मिलियन एंड 40% लाइकलीहुड दैट द अमाउंट विल बी 8 मिलियन। अब मुझे बताओ, क्या ये 60 और 40% केस हारने जीतने की परसेंटेज है या ये रिलायबल एस्टीमेट निकालने के लिए है? बच्चों, 60% प्रोबेबिलिटी है दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड 12 मिलियन, 40% है कि कोर्ट वुड अवॉर्ड 8 मिलियन। तो ये रिलायबल एस्टीमेट निकालने के लिए परसेंटेजेस हैं। अच्छा, प्रोबेबल है कि नहीं है? ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ भाई साहब। पास्ट इवेंट नहीं, वो तो बात की बात है, पास्ट इवेंट हो गया, वो तो पास्ट इवेंट की वजह से ऑब्लिगेशन बनी। प्रोबेबल आउटफ्लो है कि नहीं है? वुड। उन्होंने कहा है, वकील ने कहा पैसे तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन वो पैसे देने पड़ेंगे कितने? इसका चांस, पैसे देने पड़ेंगे 12 मिलियन, इसका चांस 60% है, और पैसे देने पड़ेंगे 8 मिलियन, इसका चांस 40%। ठीक है, तो वुड के लफ्ज़ ने बताया कि पैसे देने तो पड़ेंगे ही, यानी कि हाई चांस उसने, वैसे सवालों में परसेंटेज भी देगा इसके लिए भी, लेकिन फ़िलहाल ये वुड बता रहा है हमें कि प्रोबेबल है। ठीक है, हाई चांस है। ओ भाई, ये है तो तभी वो परसेंटेजें लगा के बता रहे हैं ना। बताओ ना, देखो ऐसे फ़ोन किया तो वो कह रहा है हाँ जी चांस है कि आपको इतने देने पड़ेंगे या इतने देने पड़ेंगे। वो क्या कह रहा है? मतलब देने पड़ेंगे, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। कोर्ट अवॉर्ड तो करेगा ही करेगा, कितने करेगा ये अभी जो है वो फैसला नहीं हुआ। अब यहाँ पे दो सूरतें हैं, या तो आप मोस्ट लाइकली की तरफ जाओगे या एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ। तो बेहतर क्या है जी, रिकमेंडेड क्या है? मोस्ट लाइकली। जब ये पता लग गया तो उसके बाद ना आपने इसको काट दिया करना है, सवाल में परेशान ना करे आपको। ठीक हो गया। अब ये तो हो गई प्रोविजन की डिस्कशन। ठीक है जी, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी IS 10 की भी डिस्कशन हमें करनी पड़नी है। IS 10 की डिस्कशन क्यों करनी पड़ेगी? ऐसे ही थोड़ा सा IS 10 जो पढ़ा है ना उसका भी थोड़ा सा छटा मारना पड़ेगा हमें। IS 10 क्यों जी?
नहीं, केस फाइल हुआ है 26 जुलाई को, ईयर एंड हो चुका है 30 जून पे, तो हम क्या कहेंगे, एज द केस फाइल्ड ऑन 26 जुलाई इज इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड अ प्रोविजन शैल बी रिकॉर्डेड। अब अगली दूसरी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो IAS 10 का थोड़ा सा तड़का लगा के फिर प्रोविजन वाले सफ़े पे जाके उसको हम लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ये पता चला, असल में ना ये कुछ इस तरह से कहानी होती है कि अगर इंजरी हुई है और केस हुआ इधर ही, ठीक है, तो आप लोग कहोगे IAS 10 को तो छोड़ो भाई, उसकी कोई डिस्कशन नहीं करनी, IAS 37 की सिर्फ डिस्कशन होगी, ऐसे ही है ना, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो हो जिसके अंदर इंजरी हो रही है साल से पहले, इंजरी इधर हुई है लेकिन कोर्ट केस जो हुआ है वो कोर्ट केस ईयर एंड के बाद हुआ है, ठीक है, तो फिर आप IAS 10 की भी डिस्कशन करोगे और 37 की तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो इंजरी को थोड़ा इधर लाओ यार, ये बहुत क्लोज हो गई, इंजरी इधर हुई है, ठीक है, और कोर्ट केस हुआ है। अब अगली बात पता है क्या है, यहाँ पर तो क्योंकि हमारे ही साल में इंजरी हो गई है, ठीक है, और कोर्ट केस हो गया है, तो हम ये देखेंगे अपने हिसाब से, अगर प्रॉबेबल है, मैं कहता हूँ जी प्रॉबेबल है, ठीक है ना, प्रॉबेबल वाला केस बना रहा हूँ, प्रॉबेबल वाला केस है, तो आपको IAS 37 की डिस्कशन तो करनी पड़ेगी, क्या ख्याल है, क्योंकि कोर्ट केस हुआ है और हाई चांस है पे करना है, तो आप कहोगे जी कि हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि आपके साल से पहले इंजरी हुई है लेकिन केस साल के बाद हुआ है, ठीक है, और कोर्ट केस के अंदर जो नज़र आ रहा है आपको कि प्रॉबेबल है आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो IAS 37 डिस्कस तो होना है, लेकिन जेन में क्या आएगा, नहीं यार कोर्ट केस तो साल के बाद हो रहा है। ये वो डेट थी जो उस वक्त कहा करता था IAS 10 पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी, फिलहाल छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये वही छोड़ो है, आज नहीं छोड़ो, आज पकड़ो, आज पता लग रहा है ये कोर्ट केस किस वजह से हुआ है, उस इंजरी की वजह से जो ईयर एंड से पहले हो चुकी। तो एक ऐसा इवेंट जो एग्जिस्ट करता था बैलेंस शीट डेट पे, ये सिर्फ उसी का एविडेंस है, ये वाला कोर्ट केस, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर पहली सिचुएशन नहीं है, दूसरी सिचुएशन है, इस वजह से पहले थोड़ी सी IAS 10 की डिस्कशन भी अब हम करने के काबिल हो चुके हैं, वो करेंगे और फिर प्रोविजन की बात करेंगे, ठीक हो गया, ओके चलो। अच्छा जी, अब कितना क्लेम है जी, 12, ठीक है, तो 12 रुपए की प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे, और आगे वो कहता है ओहो 25 उसने मांगे थे। देखो असल कहानी क्या है, पूरी कहानी जब मैंने माना कि हम प्रोविजन की तरफ चले गए हैं और हमने वो पहले डिसाइड कर ली, लेकिन कहानी पूरी तो समझ में हो, पूरी कहानी क्या है, मांगने वाले तो मुंह फाड़ के मांग लेते हैं, उन्होंने तो 25 मिलियन मांग लिया। 25 मिलियन पता है कितना होता है, कहता है जी 2.5 करोड़ दो जी, मैं जख्मी हो गया हूँ, 25 मिलियन। अब इसमें से हमारे हिसाब से वो 8 और 12 वाली बात अब हमने कर ली है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि जी 12 ही है मोस्ट जो है वो प्रोबेबल, ठीक है। तो प्रोविजन क्रिएट क्यों करनी है, कोर्ट वुड अवॉर्ड प्रोविजन बनानी है, ठीक है, और है कितना 12, तो इस 12 को प्रोबेबल होने की वजह से हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, मतलब हाई चांस है, वुड की वजह से, ऐसे पागल थोड़े ही है कि वो बता रहा है जी इतने देने पड़ेंगे इतने देने पड़ेंगे, वो कहता है यार देखेंगे जब देने पड़ेंगे, कोई चांस नहीं है, अगर वो लो चांस होता तो, ठीक है। अब रह गया बाकी का, कितना बैलेंसिंग, कितना है 13, जो बैलेंसिंग है इसके बारे में अब सवाल चूँकि खामोश है, तो इस 13 के बारे में हम लो चांस कह लेते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी बना लेते हैं। देखो रिमोट जब तक ना कहे तब तक ना करो। अच्छा यूं भी लिख सकते हो कि आप इसको प्रोबेबल, इसको पॉसिबल कह के कह दो कि जी डिस्क्लोज कर दें, और अगर इफ़ नो चांस देन नथिंग टू डू, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोबेबल लिख दो, कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि इसका क्या है जी लो चांस है, नो चांस तो नहीं कहीं लिखा हुआ था, ठीक है ना, ओके सही हो गया।
ये है कहानी। अब इसके बारे में हमने लिखना है, ठीक है। चलो पहले प्रोविजन लिखते हैं, मैंने अगला पॉइंट तो अभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है, अगला पॉइंट तो बाद में पढ़ेंगे। चलो जी लिखना शुरू करो बस। ये अब ये बस 7वां सवाल है, इसके बाद अब मैं कोई भी नहीं लिखवाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर अब आइंदा नहीं लिखवाऊंगा। अब बाकी सिर्फ डिस्कस करूंगा, यहाँ से पढ़ूंगा। लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो। इससे पहले ना IS-10 का थोड़ा तड़का लगाना है ना ऐसे, तो ज़रा वो भी 1-2 लाइनें लिख के उसके बाद फिर सोल्यूशन लिखना शुरू करना है। तो लिखो लिखो, ये प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया आपको, शाबाश। लिखो जी, कोर्ट केस ऑन 26 जुलाई 15 इज एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन। कोर्ट केस ऑन 26 जुलाई 15, तो इसे लिखें, इज एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन, ब्रैकेट में लिखो सीरियस इंजरी, ब्रैकेट में लिख लो ना सीरियस इंजरी, ताकि वो भी बीच में कवर हो जाए बात, सवाल के साथ भी तो उसको करना है ना। अच्छा IS-10 का कहीं लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं इस तरह से लिखवा रहा हूँ, जैसे ही प्रोविजन की बात शुरू होगी मैं सवाल खोल लूँगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात जो है ना IS-10 वाली, ये ऐसे ही रहेगी, जहाँ कहीं IS-10 अप्लाई होगा ना, ये 2 लाइनें ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। तो क्या लिखवाया था मैं, कोर्ट केस ऑन 26 जुलाई 15 इज एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन, सीरियस इंजरी ब्रैकेट में लिखा, जिसकी बात कर रहे हैं, एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट जो मर्जी लिख लो, that existed at the balance sheet date, therefore it is an adjusting event, therefore it is an adjusting event। तभी तो अब हम प्रोविजन की बात करेंगे, वरना तो हम प्रोविजन रिकॉर्ड करने की बात ही क्यों करते हैं, हाई चांस वो तो बाद में बात है, ठीक है ना। तो ये हमने IS-10 के लिए 2 लाइनें लिख ली। कोर्ट केस ऑन 26 जुलाई 15 इज एन एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट, कंडीशन क्या थी, एविडेंस किस कंडीशन का है, सीरियस इंजरी हुई थी जो कि एग्जिस्ट करती थी, बैलेंस शीट, इज एविडेंस ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, फुल स्टॉप। अब जी आगे कहानी शुरू होती है हमारी। नहीं अब इधर क्या, वो तो सारा कुछ आगे जो बताने लगे हैं, अब ये आगे क्या करने लगे हैं, अब जो होना है उसी की तो बात करने लगे हैं। होना क्यों है पहले ये बताया कि 26 जुलाई पे होने के बावजूद 30 जून वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ था ना, उसमें क्यों डेल्ट विद कर रहे हैं, क्योंकि ये एडजस्टिंग है। अब क्या करना है वो यहीं पर जाकर बताते हैं, ठीक है। चलो बस ये 2 लाइन, अगर 1037 मिक्स हो तो ये 2 लाइन है बस, ओके। चलो शुरू हो जाते हैं। ये देखो प्रोविजन सामने, तो लिखें अब, एज ऑन 30 जून 2015, एज ऑन 30 जून 2015 कंपनी शुड रिकॉर्ड a provision of 12 million for pending claim। एक मिनट इसको जरा देखता हूँ, अगर इसी पे लिखवाना है तो, वरना जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। एक मिनट रुक जाओ जरा। एज ऑन 30 जून शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉयज बिकॉज देयर इज प्लान ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट रुपीज दिस क्लेम बाय दिस मोस्ट लाइकली कंपनी रिक्वायर्ड टू पे। चलो ये ज़रा लंबा है, लिख लो थोड़ा सा इसको, और जब 2-3 बार यहाँ से देख के लिखोगे ना तो खुद ब खुद ही इंसान ज़रा शॉर्ट लिखने काबिल हो जाता है। मैं जैसे लिखवाने लगा था, फिर वो आप कहोगे अच्छा ये तो फिर सर ने सोच के लिखा है, तो कोई बात नहीं, पहले ऐसे ही लिखो। प्रोविजन अभी तक लिखी नहीं थी ना, पहली बार लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख लो, उसके बाद इसमें फिट कर लो। 2 बार ये जब लिखोगे, तीसरी बार आप कहोगे छोड़ो यार इसको साइड पे रखो, वही बात मैं 3 लाइनों में 4 में लिख लेता हूँ, और आप लिख भी लोगे। और वो लाइन ऐसी होगी जो सोल्यूशन से मैच करोगे तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सेम नजर आएंगी, वरना आप वाले तो नोट होते हैं लंबे लंबे, सर सैयद वाले, ठीक है। तो ये लिखो, एज ऑन 30 जून 15 कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय बिकॉज, कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, ठीक है, बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट, बिकॉज एट बैलेंस शीट डेट या रिपोर्टिंग डेट, जो भी लिख लो, रिपोर्टिंग डेट ज़्यादा प्रोफेशनल लफ्ज लगता है, ठीक है ना। बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट there is a present obligation in respect of past event, ब्रैकेट में लिखोगे जो भी है, ठीक है ना, because there is a present obligation in respect of past event, past event देख लूँ मैं, serious injury, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो because there is a present obligation in respect of past event, ब्रैकेट में लिखो that is I.E लिख लिया करो, that is सीरियस इंजरी, ठीक है जी।
सीरियस इंजरी टू एम्प्लॉई, फुल स्टॉप। ठीक हो गया, आगे लिखो। ₹12 million फॉर द पेंडिंग क्लेम बाय एम्प्लॉई। ₹12 million फॉर द पेंडिंग क्लेम बाय द एम्प्लॉई। मैं बिल्कुल यहां से देख रहा हूं, मेरा दिल बहुत कर रहा है मैं इससे छोटा लिख दूं, लेकिन अभी नहीं, पहला सवाल है ना, तो पहले दूसरे तीसरे तक आप इसी को देख के चलेंगे, फिर खुद ब खुद आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं एक लाइन लिख के आनी है, 4-5 लाइनें यहां से बन जाएं लिखते हुए, ठीक है ना। अच्छा, तो देयरफॉर क्या लिखवाया? ₹12 million फॉर द पेंडिंग क्लेम बाय एम्प्लॉई इज मोस्ट लाइकली, हाई चांस है ना, प्रोबेबल, यूं लिख लो, इज प्रोबेबल। ₹12 million for the pending claim by employee is most likely that company would require to pay as advised by company's lawyer। बिल्कुल मिन वान नहीं लिख रहा हूं, एज, बस सवाल हर एक यहां पे अपना फिट कर देना, ठीक है ना। ₹12 million for pending claim by employees is most likely that company would require to pay as advised by company's lawyer, full stop। Therefore a provision should be recorded for an amount of 12 million। Therefore a provision shall be recorded for an amount of 12 million। कहेंगे सर इतना लिखे? अल्लाह के बंदो 12 नंबर का सवाल है, 12 नंबर का। 12 नंबर कैसे आते हैं? अभी रुको मत, इधर देखो, अभी तो आपने सिर्फ ये 12 लिखा है, ये 13 भी लिखना है। ये 13 क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। और कोई नहीं कहीं जा रहे, हम इधर ही हैं आज एक्स्ट्रा क्लास में। अगला है कंटिंजेंट लायबिलिटी, यहीं से देख के लिखना है। यकीन मानो 2 दिन ये काम कर लो, तीसरे दिन आप खुद कहोगे कि इसी में से सवाल आए, ज़्यादा नंबर तो हम यहीं से ले रहे हैं। इसकी कमी सिर्फ यही, समझ आ गया स्टैंडर्ड, तो आसान सा था। इसकी कमी यही है जो दूर करने के लिए मैंने आज आप लोगों को शाम में बुलाया है। जो आ गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि घर पे बैठे हो तो पता नहीं कब प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे। हो सकता है प्रेप लीव के लिए इसको भी छोड़ दें और प्रेप लीव में फिर ये उनको छोड़ दे प्रैक्टिस, ठीक है। तो लिखो जी अगला पॉइंट, फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹13 million इट इज पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या होता है पता है ना? लो चांस, ओके। हाँ, 5 to 50%। तो लिखो फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹13 million, जल्दी जल्दी लिखे ना, लेकिन 1 घंटा होने को आ गया, हमने किए कुछ नहीं। फॉर एन अमाउंट ऑफ, थोड़ा फायदा हो रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार ये तो यहां से देख के अगर हमने 2 दिन लिख लिया तो वैसे, और यकीन करें आपको याद हो जाएंगी ये चीजें खुद ब खुद ही, और याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद हो जाएंगी। हालांकि स्टैंडर्ड खोल के लिख सकते हैं, लेकिन आपको बस स्टैंडर्ड ओपन करोगे सही कि अच्छा ये 4 चीजें उन्होंने मना की हुई थी, वो सिर्फ ज़हन में आनेंगी। ये आप इंशाल्लाह खुद लिखोगे, लेकिन वो लिखेंगे जो ये काम करेंगे घर पे जाके, थोड़ा सा हाथों को दुखाएंगे जाके, इस टॉपिक में हाथों को दुखाना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एन अमाउंट ऑफ 13 million इट इज पॉसिबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड। Therefore a contingent liability, ये इतनी मुश्किल बात क्यों लिखी? हम यूँ लिखते हैं, फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹13 million इट इज प्रोबेबल, इट इज पॉसिबल दैट आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड। इकोनॉमिक बेनिफिट को उड़ा दो बीच में से, ठीक है। फॉर एन अमाउंट ऑफ 13 million, मैंने कहा ये ना बदलूं, फिर ये पूरा जुमला ही बदल के लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये लिखा रहे बीच में से, इसको काट दे, जरा आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक बेनिफिट अब यूं हो गया, फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹13 million इट इज पॉसिबल दैट एन आउटफ्लो विल बी रिक्वायर्ड, देयरफॉर अ कंटिंजेंट लायबिलिटी वुड बी रिकॉर्डेड। मत लिखना रिकॉर्डेड, यहां पे नंबर कट जाएंगे। डिस्क्लोज्ड, कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं, रिकॉर्ड करना तो एंट्री होती है, ठीक है। तो देयरफॉर अ कंटिंजेंट लायबिलिटी वुड बी डिस्क्लोज्ड। आगे साथ ही हमने लिख दिया, क्या बताएंगे? गिविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। लिखो 4 सवालों में ये कंटिंजेंट लायबिलिटी, 5वें में देखना पड़ जाए तो फिर कहना, नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो अभी बात रुकी नहीं, 12 नंबर का सवाल है, ठीक है। ओ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब ये तो वही काम होने लगा। हम कौन हैं? ICL, और
हमारे खिलाफ केस किया है एम्प्लॉय ने, ठीक है, लेकिन हमने भी केस कर दिया, मतलब हमने पॉलिसी करवाई हुई थी इंश्योरेंस कंपनी वालों को, हमने कहा भाईजान हो गया जे जख्मी, तुसी बड़े आए सी, इंश्योरेंस करवा लें, इंश्योरेंस करवा लें, ले आओ कड्डो पैसे, भावें आप ही सिर पाड़ता है उधर, कड्डो पैसे। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ICL फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 18 मिलियन। ये इसी तरह, ये 17 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि ये बहुत से क्वेश्चंस की बेस है। रीस्ट्रक्चरिंग हमने देख लिया, उसके अलावा अकेली प्रोविजन आए तो मैंने अलग लिखना सिखाया, उसमें कंटिजेंट लायबिलिटी भी आ गई। अब ये अकेला एसेट वाली बात लिख के फिर रीइंबर्समेंट वाले 4 रूल्स भी इसमें डालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये रीइंबर्समेंट वाला केस बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। अब यही एडजस्टमेंट इक्का दुक्का करके हर सवाल के अंदर मिलेंगे आपको, तो इसको लिखना सीख लिया तो फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो लिखो, देखो पहले, लिखो बाद में। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ICL फाइल्ड अ क्लेम। देखो क्लास में है ना, मैं कई बातें बीच में वैसे करता हूँ, फिर समझाता हूँ, तो आपने पर्चे में तो इतना टाइम लगाना, पर्चे में तो आपने ये सफ़ा अगर खोल के लिखा हुआ है तो आप 12 नंबर का मतलब इंटू 1.8 करो, 20 मिनट लिखना बहुत मुश्किल काम है। आप 10 मिनट लिख के थक जाओ और सफ़ा एक से ज़्यादा भरा हुआ हो, ये जो लिखना होता है, तो काफ़ी लिख लोगे इंशाल्लाह, परेशान ना हुआ करो। According to terms of insurance policy, ICL filed a claim of 18 million, which was principally accepted by the insurance company on 5th August. ओहो, to the extent of 14. अच्छा, पहली बात तो ये है, IS 10 का तड़का यहाँ भी लग जाएगा कि ये जो इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया इन्होंने, ये बस इंडिकेशन है उस इवेंट का जो एग्जिस्ट करता था। हमने तो फाइल किया हुआ था ना क्लेम, ठीक है, ज़ख्मी तो हो चुका हुआ था वो, लेकिन उस 18 में से उन्होंने 14 को प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर लिया है, वर्चुअली सर्टन, ठीक है, बाकी के बारे में चुप है। और वो अभी छोड़ नहीं रहा। ICL इज नेगोशिएटिंग विद इंश्योरेंस कंपनी एंड इज प्रोबेबल दैट ICL वुड फर्दर रिकवर टू। 18 का क्लेम फाइल किया है, 14 उन्होंने मान लिया है एसेट। मैंने एक और सफ़ा भी खोला था आपके लिए, मैंने कहा कहीं भूल ना जाओ। 18 का क्लेम है, 14 उसमें से वर्चुअली सर्टन रिसीवेबल, 2 उसमें से प्रोबेबल डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंट एसेट, और बाकी 2 रिमोट है, फिर उसको कुछ भी नहीं कहना, उसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कहानी बन रही है, ये इस तरतीब से ही चलना है आपने। ये क्लेम लायबिलिटी साइड वाला था जो हमारे खिलाफ हुआ, अब ये क्लेम हमने किया है, ठीक है। पर्चे में यूं बनाने की जरूरत नहीं, तो आपके लिए बना रहा होता हूं मैं, पर्चे में तो ये सब ज़बानी चलेगा, ठीक है। कितना क्लेम किया आपने जी? 18। इसमें से वर्चुअली सर्टन कितना है? वर्चुअली सर्टन क्यों कह रहा हूं, उन्होंने मान लिया है, ठीक है। हमने कहा था कि जी ये 3 ही सूरतें हैं, या तो जिस बंदे के खिलाफ किया वो मान ले, या इंश्योरेंस वाले मान ले, या कोर्ट हमारे हक में फैसला दे दे। तो वर्चुअली सर्टन कितना है? 14 मिलियन, ठीक है जी। इसकी क्या करेंगे हम एंट्री, ये रिसीवेबल रिकॉर्ड होगा, इसकी क्या होगी 12 है, अच्छा, और ठहर जाओ ना, वो बाद में करेंगे यार, मत छेड़ो, अभी मैंने रीइंबर्समेंट का रूल ही लगाया, अभी तो मैं क्लेम में से निकाल रहा हूँ चीज़ें। वो 14 लिख के काट के 12 लिखेंगे, याद नहीं है, सब्र करो थोड़ा सा जी। वर्चुअली सर्टन है 14, ये इसकी एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, ठीक है। बाकी का जो 2 है वो प्रोबेबल है, ठीक है। तो प्रोबेबल है, 2 प्रोबेबल है, तो इस 2 का कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोज्ड कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज, कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज्ड, ठीक है जी। ये एसेट और रिकॉर्डेड यानी जर्नल एंट्री, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इस तरफ, पहले इसको लिख लें, ठीक है, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी कहानी पूरी कर ही लेते हैं जी। हमने क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था थोड़ी देर पहले, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 12 से, ठीक है जी। अब हमने क्लेम कर दिया आगे, और उन्होंने कहा हाँ भाई रिसीवेबल डेबिट, और इनकम की बजाय हम एक्सपेंस ही कर लेते हैं ना क्रेडिट,
और उन्होंने 14 मान लिया, ठीक है। लेकिन फ़ौरन ही ख्याल आया, ओए होए ये तो रीइंबर्समेंट वाला केस है, एक ही ट्रांजैक्शन है, आगे केस हमारे खिलाफ हुआ है तो हमने उसी की मद में इधर से पैसे मांगे हैं। तो फिर हमें याद आया रीइंबर्समेंट वाले पैरास का, हमने कहा था कि रिसीवेबल को तब रिकॉर्ड करो जब, एसेट को तब रिकॉर्ड करो जब वर्चुअली सर्टन हो। लेकिन पहली बात क्या थी, पहले तो हमने कहा था प्रोविजन रिकॉर्ड करो, प्रोबेबल हो तो प्रोविजन रिकॉर्ड करो, स्टेप 1। स्टेप 2, प्रोविजन जितना मैक्सिमम रिसीवेबल रिकॉर्ड करो। तीसरा, बैलेंस शीट में प्रोविजन अलग और रिसीवेबल अलग नजर आए। चौथा, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस और इनकम को नेट कर लेना, ठीक है। ये 4 बातें हैं। अब ये 4 बातें हमने लिखनी हैं। पहले वर्चुअली सर्टन और कंटिजेंट एसेट वाली बात लिखेंगे, ठीक है, और फिर रीइंबर्समेंट वाले 2-3 बातें भी हमने लिखनी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं काम, शुरू हो जाओ। और वो ऊपर लिख ही दिया है, वो उससे माफ़ी भी मिल जाएगी आप किसी हद तक जी। इधर देखो, वर्चुअली सर्टन लिखनी है तो ऊपर लिख लो IS 10 का तड़का, और वो खुद ही घर लगा लेना, ठीक है। अगर खाम खा लिखना चाहो तो, वैसे ऊपर टॉप पे हम लिख आए हैं, काम उससे भी चल जाएगा। उसी को तो रिकॉर्ड किया तो फिर उसी के रिसीवल को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए वही चल जाएगा। मेरे ख्याल से दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बता दिया उसको कि हम इसको क्यों एडजस्टिंग इवेंट कह रहे हैं, क्योंकि IS 10 हमें आता है, हमने उसको अप्लाई करवा के इसको एडजस्टिंग कहा है, ठीक है। चलो लिखो भाई, क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹14 claim to the extent of ₹14 is accepted in principle by the insurance company, but receivable बल्कि वर्चुअल सर्टन वाली बात लिख भी लेते हैं, ठीक है। पहले रुको, क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹14 is accepted principally बाय द इंश्योरेंस कंपनी, या जो यहाँ लिखा हुआ था एक ही बात थी, एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय द इंश्योरेंस कंपनी। देयरफॉर इट विल बी टेकन एज वर्चुअली सर्टन टू बी रिसीव्ड। देयरफॉर इट शैल बी टेकन एज वर्चुअली सर्टन टू बी रिसीव्ड एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट नाउ, and it will be recorded as an asset now, full stop। अच्छा, अब ये तो मैंने पूरा 14 लिख दिया, अब साथ ही एक लाइन ऐड करो, ठीक है। वो क्या है, बट द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट shall be limited to 12 million because it is the maximum amount, because it is the maximum amount which can be recorded, but the, क्या लिखवाया मैंने, बट द, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं भी भाईजान देख के रिपीट करता हूँ, बट द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट शैल बी लिमिटेड टू 12 million rupees because it is the maximum amount of asset, because it is the maximum amount of asset which can be recorded। बस, बल्कि इससे ज़रा आसान करते हैं, ठहरो इधर ही पढ़ा रहे। बट द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट शैल बी लिमिटेड टू 12 million बिकॉज अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट, आगे काट दो, बिकॉज से आगे काट दो, वो मुश्किल लग रहा है, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया जी मैंने, ठहर जा, समझ नहीं आई। बट द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट, ये तो बताओ ना मुझे, बट द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट, तुम्हारे दिमाग में नहीं लिख रहे, बट द रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट शैल बी लिमिटेड टू 12 million बिकॉज, आगे काट दिया सारा, ठीक है, बिकॉज अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द
अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ये ज़रा शॉर्ट भी हो गया, ज़रा ज़्यादा मतलब वाला भी हो गया। बिकॉज अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ठीक हो गया? बस मतलब 1 मिनट आप मुझे दोबारा देखने दो। मैंने क्या बोला जी? 14 का क्लेम था, पहले हमने कहा है वो वर्चुअली सर्टन है, क्योंकि वो तो एसेट साइड के हिसाब से देखा जाए तो वर्चुअली सर्टन था। वो अगर अकेला होता ना तो वो 14 ही रिकॉर्ड होना था, पर चूंकि वो रीइंबर्समेंट वाला केस मान गया तो 12 पे लिमिट कर दिया। तो ये हमें जरा एडिशनल लिखना पड़ा, ये सफ़े के अंदर लिखा नहीं हुआ था, ये आज घर जाके लिख लेना। वैसे रीइंबर्समेंट ये बात लिखी हुई है तो थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो अब जुमला यूं बना, क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹14 इज एक्सेप्टेड in principle by the insurance company. Accepted beta. Therefore it shall be taken as virtually certain to be received and it shall be recorded as an asset now, but the recording of asset shall be limited to ₹12 million because amount of reimbursement shall not exceed the amount of provision. तो शॉर्ट होगी बात थोड़ी सी। ठीक है, ओके चलो। अच्छा जी, अब बाकी का रहता है अभी। हाँ तो लिखो उसके लिए ये लिखो, किधर गया ये कंटिजेंट एसेट, 2 लाइनें लिखो, बाकी है कितना सी 2। तो लिखो रिकवरी ऑफ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 इज प्रोबेबल। रिकवरी ऑफ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 million इज प्रोबेबल, गिनती कर लो, इज प्रोबेबल। देयरफॉर रिकवरी ऑफ क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 million इज प्रोबेबल। देयरफॉर अ कंटिंजेंट एसेट वुड बी डिस्क्लोज्ड, नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, देयरफॉर अ कंटिंजेंट एसेट वुड बी डिस्क्लोज्ड, गिविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट एंड estimate of financial effect. Giving brief description of events and estimate of financial effects. Full stop. अगर बहुत दिल कर रहा हो तो ये लाइन लिख सकते हो। बाकी का जो 2 बचा है, 2 बच गया है ना, उसके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कुछ बच्चे यूं कहेंगे कि जी हम तो वो परसेंटेज लगाने की तरफ जा रहे हैं, वो अगर 14 में से 12 रिकॉर्ड हुआ तो बाकी 2 रह भी गया तो ये इस तरह। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल बातें समझ आ रही थी, लिख ली। अगर कोई बहुत जिद करे, अब जो दिल कर रहा हो, तो वो बाकी 2 के लिए यूँ भी लिख सकता है, रिकवरी ऑफ ₹2 इज रिमोट देयरफॉर इट नॉट बी अकाउंटेड फॉर और डिस्क्लोज। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसके लिखने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, एक पॉइंट और भी है, वो बहुत आसान है। भाई लेबर यूनियन वाले भी आ गए, उन्होंने कहा हमारा मजदूर आपने जख्मी किया है। On representation by labor union, management is considering to pay the affected worker an amount of 1.5 million in addition to compensation that may be awarded by court. हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वाली 2 लाइनें लिखो, कोई मसला नहीं है। ये भी लिखा हुआ है, इधर देखो, लिखो द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट टू वर्कर, लेबर यूनियन को नहीं देना, वर्कर को ही देने हैं पैसे। वो उनके आने की वजह से देने की उसका सोच रहे हैं कि यार ये स्ट्राइक कर देंगे, ऐसे खज्जल करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो चलो इनकी आने के ऊपर भी चलो 15 लाख हम दे देंगे, मजीद उसके अलावा भी। ठीक है, जख्मी हो गया बेचारा, ठीक है, हो सकता है शर्मिंदा फिर रहे हो खुद भी कि यार सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लगाया। ठीक है, तो आए उन्होंने, तो फिर ये कर रहे हैं। अब लिखो, यहाँ से देख के सफ़ा कॉपी अभी तक कितने बच्चों ने नहीं करवाया, कितनों ने करवा लिया है, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। बाकी जिन्होंने दोनों का हाथ नहीं खड़ा किया वो कौन लोग हैं? द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट टू वर्कर इज नाइदर, ये एक ही लाइन में लिखते जाना है, ठीक है ना, इज नाइदर लीगल नॉर कंस्ट्रक्टिव। ठीक है जी, एज द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन एंड नो फॉर्मल अनाउंसमेंट वॉज मेड दैट मे क्रिएट अ वैलिड एक्सपेक्टेशन। तो यहां से देखो ना, मैंने भी ये ओपन इसलिए किया हुआ है। द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट टू वर्कर इज नाइदर लीगल, ऐसे डैश नहीं लगानी, बस लिखते जाओगे एक ही लाइन में, नाइदर लीगल
nor constructive as the matter is still under consideration and no formal announcement, as the matter is still under consideration and no formal announcement was made that may create a valid expectation. Full stop. आगे लिखोगे therefore no provision or disclosure is required in this respect. 3 पॉइंट को हमने भगा दिया. therefore no provision or disclosure shall be required. full stop. in this respect लिखना तो लिख लो. एडिकेडी रिस्पेक्ट. ठीक है जी. कहाँ से सोल्यूशन शुरू हुआ है बेटा जी? कहाँ से सोल्यूशन शुरू हुआ है जरा बताना. 2 पेज पे बना है. अच्छा, नंबर भी 12 थे. 12 नंबरों के लिए ये 2 सफ़े बनते हैं. टू द पॉइंट लिखा है. आप पर्चे तक जाते जाते प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो ये 1.25 से 1.5 बचेगा. 2 नहीं रहने. ठीक है ना. तो वो उसके ऊपर नंबर मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. 80-90% नंबर मिल जाते हैं उसमें. ओके, ज़रा सोल्यूशन देखें. आई कैप ने क्या लिखा है? हमारा कॉपी किया है. देखो जी, इन्होंने, आप कहोगे इन्होंने तो बस इतना सही लिखा है. एज ऑन 30 जून 15 ICL शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ. यार ये छोटी छोटी राइटिंग है. आप इसको अगर लिखोगे ना शायद तो इतना ही बन जाए तकरीबन. ठीक है, 2 नहीं तो 1.5 तो बन ही जाएगा. तो हम भी 2 लिखते लिखते 1.5 तक पहुंच जाएंगे पर्चे में. कुछ अपनी एक्सपर्टीज से और कुछ दिमाग में चीज़ें भूल जाती हैं पर्चे तक जाते जाते. ठीक है, तो आपने ऐसे ही लिखना है जैसे कह रहा हूँ. ओके, तो बातें यही लिखी हुई हैं. ज़रा इनको देखना ज़रूर कि कितना को फ़र्क है. ओके, ये पॉइंट 3 उन्होंने भी अलग से लिखा हुआ है. इतना ही लिखा हुआ है. तो मेरे ख्याल में तो ये वाली राइटिंग अगर आप इतनी सी ये वाली बातें ही लिखें तो 1.5 सफ़े में तो ये भी आएगी. सिर्फ नज़र यहाँ पे आ रहा है थोड़ा थोड़ा. आप लोग ज़रा लिखते हुए ज़रा तेज़ी से लिखते हैं. ठीक है, कैसा लगा सवाल नंबर 7? एक अच्छा सवाल था जिसने हमारा आधा सफ़ा इस्तेमाल करवा दिया. रीस्ट्रक्चरिंग हम वैसे इस्तेमाल कर चुके थे. ये रीस्ट्रक्चरिंग, ये अभी तक ये वाला नहीं आया. ये तो बहुत आसान होता है ना. मुश्किल वाला हमने रिकॉर्ड देख लिया. रीस्ट्रक्चरिंग में नॉट कम्युनिकेटेड वाला सिर्फ पहला सवाल था. तब यहाँ से देख के लिखते नहीं थे, इसलिए ये इस्तेमाल नहीं हुआ. कम्युनिकेटेड वाला इस्तेमाल हो गया. ठीक है, अब इससे आगे कुछ चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक वाली हैं, वो नहीं इस्तेमाल हुई अभी तक. रीस्ट्रक्चरिंग हो गया. रीइंबर्समेंट भी आज हमने, ये रीइंबर्समेंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो. एक लाइन इसकी भी डाल दोगे ना वहाँ पे जब लिख रहे थे. ठीक है, वो जहाँ पे हमने लिखा था कि प्रोविजन से एक्सीड ना करें, उसके आगे अगर एक लाइन ऐड करना चाहो तो ये भी कर देना. मेरे जहन से निकल गई थी लिखवाते हुए कि रिसीवेबल शैल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन बैलेंस शीट वाइल इन इनकम स्टेटमेंट द इनकम कैन बी एक्सपेंस विद द कैन बी नेट विद द एक्सपेंस. ये लिखना चाहो तो लिख लेना. ठीक है जी. मैंने करवा दिया है तो फिर करवा देता हूँ. अभी देख लेते हैं. बहरहाल मैं भी ये बता रहा था रीस्ट्रक्चरिंग हुआ. वैसे रह एक ही गया है उसमें से शायद. ਤਾਂ ही तुसी हो कह रहे, चलो ये भी करा लीजिए जी. रीस्ट्रक्चरिंग, रीइंबर्समेंट, नॉट प्रोबेबल वाला, कंटिंजेंट, वर्चुअली, ये सारे ही इस्तेमाल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखो पास पेपर किसके हैं? प्रोविजन के. ठीक है, अच्छा जी. अब पास पेपर 4 का भाई साहब फरमा रहे हैं वो ठहर जा, समझ नहीं लगी. पास पेपर 2 का 1 भी करना है अभी मैंने. अच्छा भाई, अच्छा. हाँ तो इसको छोड़ दो, ये मैं गलती से दे गया था. हाँ मैं भी कहूँ कि ये क्यों भाई, इसको भी करवा देता हूँ. बिल्कुल ये नहीं करवाया. जो नहीं करवाया वो नहीं करवाया, जो हुए हुए हैं उनको देखो. अच्छा हाँ, आपको कह दिया था कि सफ़े के ऊपर जो मौजूद हैं वो सारे देख लो. दिस विल कम. मैं नया कट्टा फ़िलहाल नहीं खोलना चाहता. फ़िलहाल जो चल रहा है ना काम, ये पूरा करवाने दो मुझे. ठीक है, ये होना है सवाल. कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ये. ओके, मसला ही कोई नहीं, आया ही नहीं है. यही तो बड़ा मसला है कि वो आया ही नहीं. कोई बात नहीं, कैसे है बात. अच्छा जी, 2 के 1 पे आए. पढ़ें जी. ये 4 नंबर का सवाल है, लेकिन अब इसको आपने लिखने में ना मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगाने हैं अगर मैं आपको छोड़ भी दूं तो. ये सवाल पढ़ें. ये सवाल पढ़ के अपने सफ़े को ओपन करके, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट में आपने ये लिखना है. शाबाश, हिम्मत करें. चले मैं पढ़ा देता हूं, उससे आगे 2 मिनट पढ़ा देता हूं. चलें,
लेकिन मैं फिर वर्किंग शर्किंग जो बनाता हूँ वो नहीं बनाऊंगा, वैसे दिल कर पड़ा तो बना भी दूंगा। ऑन 10 जुलाई ओनर ऑफ साथ वाली बिल्डिंग फाइल्ड अ केस अगेंस्ट टीएल, हम टीएल हैं, क्लेमिंग 50 मिलियन। The claim is made in respect of severe damages to his building during a fire incident in TL's head office in June 19। कहता है जून 19 में जो आप लोगों के हेड ऑफिस में आग लगी थी ना, उस वजह से मेरी बिल्डिंग का भी कबाड़ा हो गया है, 50 मिलियन निकालो, केस कर दिया उसने। ही इज ऑफ द व्यू दैट TL was negligent in maintaining fire safety system in head office. According to TL's lawyer, there is 70% probability that TL would be negligent and would need to pay 40% of the amount claimed। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट है ईयर एंड 30 जून 19 में डिस्कस करो। ठीक है, नंबर चेक करो, 5 और 8 कितने बनते हैं, 13 नंबर का सवाल तो आया हुआ है, बल्कि नहीं ऊपर भी 4 हैं, ओहो 17 नंबर का। अब आपके सामने है ये मेहनत, ये इस वक्त का आना, ये हमारा खपना, ये मेरा बोलना सारा खुश्क हो गया मेरा इस वक्त, ये आपका लिखना हाथ तंग हो गए हैं, दुख रहे हैं, मुझे पता है। ये सब किस लिए है, ये सब इसलिए है, ओके 17 नंबर के लिए है। शाबाश, जल्दी करो। मुझे लगता है कि प्रोविजन वाला चक्कर होना है तो पहला सफ़ा ओपन करके आप सॉल्यूशन लिखोगे। अब 4 मिनट का सवाल है, मैंने रीड करवा दिया है, आप 5 मिनट में इसको करो। पहला सफ़ा क्यों खोलूं? अच्छा वो मैं खोल देता हूं, आप रजिस्टर पे अपना ये सवाल ओपन कर लें। ये ले चले, यार को पानी का बंदोबस्त हो जाएगा, पड़ा है लेकिन ये ग्लास में ना पता नहीं कब से पानी पड़ा है। सलीम जीते रहो, जज़ाकल्लाह। ये सलीम है, ये आमिर भाई के पास होता है। अब पता नहीं, अब आमिर भाई ने अपने ऐसा सिखा दिया ना तो फिर इसकी बैटरी भी खत्म हो जाया करेगी एंड टाइम। मुझे लगता है 5 मिनट हो गए हैं। अच्छा सॉरी, लेकिन आप स्पीडें चेक करो अपनी, देख के लिख रहे हो यहाँ पे माशाल्लाह, आपको बेहतरी महसूस हो रही होगी आज। ये वो चीज़ है जो कह रहा था सर बड़ा मसला आता है, आज आया ही नहीं, मसला दूर करने के लिए बुलाया था, कहाँ चला गया आज? नो मैन। ये बहुत ज़रूरी क्लास थी, काश के ये 4 बजे ब्रेक ना होती नमाज की तो ये आज चलती रहती। आज सारे पास पेपर करके ही घर जाते। हाँ चल के क्या, स्ट्रेचर पे जाना पड़ता तो जाते, पर करके जाते सारा कुछ। ये पानी डाल दे बच्चे। कल तो फाइनल अकाउंट में इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि बंदा को और सजे कबे गल कर सके। कोई नहीं, 1-2 दिन तक फिर मिलेंगे। सी यू अगेन। अच्छा तंग तो नहीं हुए ना आज की क्लास में? एंजॉय कर रहे हो? आप खुद फील करोगे IAS 1037 आपको अच्छा लगना शुरू हो चुका होगा अभी तक। सचमुच में कह रहा हूँ, मुस्कुराने वाले वो हैं जो समझते हैं कि शायद ड्रामा कर रहा है। सचमुच में जो शौक से कर रहे हैं काम, उनको अब अच्छा लगने लगेगा स्टैंडर्ड 1-2 दिन में। और यही असल चाहत थी आज बुलाने की। आप कैसे लिखेंगे? जब चीज़ कर नहीं ना पा रहा होता बंदा तो उस वक्त परेशान होता है। जब तरीका आ जाता है ना फिर कहने का आ जा हूँ। पास तो होना सब चाहते हैं, मेहनती तो सब हैं CA के बच्चे, तो बस थोड़ा सा ट्रैक पे चढ़ने की देर होती है। तो चढ़ गए इंशाल्लाह आप ट्रैक पे। ये टॉपिक अब नहीं, आप मार नहीं खाते इसमें इंशाल्लाह। अब यहाँ पर बनाऊँ या यहाँ पर बनाऊँ, आप यहाँ से देख रहे हैं यार, बड़ा सिंपल सा है वैसे सवाल। अब इधर देखें कितने बच्चे लिख चुके यार। चलें अब 1 मिनट लें, सब पूरा करें इसको, जल्दी 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 जल्दी। सर आप बोलते रहते हैं, चुप तो करते नहीं हैं। चुप तो आपको आती नहीं। चाय नहीं आई, अभी आ जाती है। वो गया हुआ है साकिब, वो तो आज पूछ के नहीं गए जूस वालों, सब चाय पीना आज भी। अब तो आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, चाय तो पीनी पड़ेगी आपको। मैंने कोई पास प्रैक्टिस वैसे मेरी ये चाय मेरी
सेकंड क्लास के अंदर ना कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई है इस सेशन में। अब जिस दिन मैं ना पिलाऊं मुझे शर्म महसूस होगी, इसलिए मैं प्रोविजन क्रिएट कर लेता हूं कि जब मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखनी है तो मैं पहले से ही कह देता हूँ यार जरा टाइम से आगे गिनती कर लेना, इनकी चाय पिलानी है इनको। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, घर से पैसे लेने की उम्र ख़त्म होगी, अब पैसे देने की उम्र है घर पे। अब बस कर दो, ये 4 नंबर के लिए। अब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था। कितने बच्चे लिख चुके? हाथ ऊंचा खड़ा करें, आई वॉन्ट टू सी। ओके, एवरीबॉडी स्टॉप। द अदर वंस विल बी दोज which will be like fast than you guys when they will do some other practice. This is fast English. Okay, claim. Can you understand? Okay. यानी this English comes to you also. ये इंग्लिश आप लोगों को आती है? Okay, 50 is the claim. गवांडियों ने क्लेम कर दिया है। अब 10 का तड़का लगाया कितने बच्चों ने? हाँ, गुड। ये नंबर लेने वाले बच्चे होते हैं, ये नंबर ले उड़ते हैं। और जिन्होंने नहीं लगाया भाई 4 में से 3 उनको भी मिल जाएंगे, टेंशन मत कवा, ठीक है। 10 जुलाई पे उन्होंने, गवांडियों ने, हमसायों ने केस किया है कि हमारी बिल्डिंग को सवियर डैमेजेस आ गई हैं, जो पिछले साल ना आपके हेड ऑफिस में आग लगी थी उससे। अब हमने फ़ोन किया, हमने कहा लायर भाई केस हो गया है। वो कहता है ही इज़ ऑफ द व्यू, बस वो लोग उनका व्यू है कि टीएल नेग्लिजेंट इन मेंटेनिंग सेफ्टी। अब लॉयर को फ़ोन किया, वो कहता है देयर इज़ अ 70% प्रोबेबिलिटी दैट टीएल वुड बी फाउंड नेग्लिजेंट, ठीक है, यानी कि हमारा कसूर निकलेगा, हम कसूरवार ठहरेंगे, इसका चांस है 70, तो मतलब हाई चांस हो गया। एंड वुड नीड टू पे 40% ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड। ये अलग अलग थी, ये वो वाली नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब 50 मिलियन मांगने वाले तो मांग बैठते हैं, वो कहते हैं चलो 50 मांगो 20 तो लब्बेगा, ठीक है। तो 50 में से कितना प्रोबेबल है? यही बनता है ना 40%, ठीक है। अब ये क्या है? ये प्रोबेबले, ठीक है जी। इसकी बनाएंगे हम प्रोविजन, और बाकी का 30 है। ये 30 पॉसिबल में डाल दिया करो, ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटी तो है ना, ये तो उसने नहीं कहा हो ही नहीं सकता कि ये 30 आपको देना पड़े। जब ऐसी बात नहीं है तो हम यही कहेंगे कि जी हो सकता है जज साहब का मूड उस वक्त अच्छा हो और वो गरीब नवाजी के अंदर, तो हमसाया है, वर्कर नहीं है गरीब, ठीक है। हो सकता है वो उनका को 200 तो उनका मूड अच्छा लगे, वो कहे नहीं यार 20 नहीं 30 दे दो, तो वो हाई चांस ना सही, लो चांस है। नो चांस तो मत कहें, क्योंकि ये आपके तो काबू में ही नहीं है, केस हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कर लें आप, इसकी कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाएं। अब लिखना शुरू करें। हाँ, अब आपने लिख लिया, अब सिर्फ आप देखेंगे, ये अच्छा हो गया। अब पहले तड़का लगेगा IS 10 का, तो हम यूं कहेंगे केस filed on 10 July is an evidence of the condition that existed at the balance sheet date, that is fire incident in TL's head office, full stop, therefore it is an adjusting event। अब आगे पढ़ते हैं। As on 30 जून 2019, यहाँ पे साल लिखना होता है ना, ठीक है। कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर damages टू बिल्डिंग, damages टू एडजेसेंट बिल्डिंग, ठीक है। कंपनी शुड रिकॉर्ड देखो ये तब्दील करते रहना है, हर जगह इंजर्ड एम्प्लॉयज ने लिखी जाना। वो कह रहे हैं हमारी बिल्डिंग खराब हो गई है, आप कह रहे हैं प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉयज। सर वो उसमें एम्प्लॉयज भी तो होंगे ना, शायद वो भी इंजर हो गए हों। नहीं, ये चेंज करते रहना सवाल के साथ, ठीक है। तो एज ऑन 30 जून 19 कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर इंजर्ड एम्प्लॉयज, प्रोविजन यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे प्रोविजन फॉर डैमेजेस टू एडजेसेंट बिल्डिंग बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट। जो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? फायर, कौन सा? फायर इंसिडेंट इन TL's हेड ऑफिस, ब्रैकेट में यही लिखा था। ओके, वेरी गुड। फुल स्टॉप के बाद केस नहीं, फायर केस तो बाद में हुआ है,
यहाँ पे फिर सुन लो एक बार, गड़बड़ की है कुछ आपने, मुझे लगता है गड़बड़ की। सुनो सुनो सुनो, एज ऑन 30 जून 19 कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर डैमेज टू एडजेसेंट बिल्डिंग बिकॉज एट रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ब्रैकेट में लिखोगे फायर इन टीएल्स हेड ऑफिस बिफोर ईयर एंड, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद ₹20 million ऑफ द पेंडिंग क्लेम बाय हमसाया is most likely that company would require to pay as advised by company's lawyer, therefore a provision should be recorded for ₹20. और अगले के बारे में लिखोगे for an amount of ₹30 it is possible that an outflow will be required, therefore a contingent liability would be disclosed giving brief description and of event and estimate। किसी ने ये ओपन ही नहीं करवाया मुझसे, खुद ही लिख लिया था या लिखा ही नहीं? कितने बच्चों ने लिखा ही नहीं? लिखना था ना, तुम दिमाग में लिख लेते जल्दी जल्दी। चलो जी, अब ये 4 नंबर मेरे ख्याल में 5 मिनट में आप लोगों ने ले लिए, ठीक है। अब ये इंप्रूवमेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता, अब ये अगला आधा घंटा जो है ना, ये आपको अब मार्फत के उन दर्जों पे चढ़ाता जाएगा जो इस टॉपिक में आपको चढ़ने चाहिए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। 1 मिनट एक और काम करते चलें। चेको जी चेको, ये एग्जाम्पल चेको, चेक करो। एग्जाम्पल 17 पेज 238। अच्छा ये लिख रहे होते हैं ना, आप लिख रहे होते हैं ना, अभी आज हमने पहला सवाल ये किया, पास पेपर फलां का लिख लिया करें। अब मुझे याद नहीं रहा आज क्लास के स्टार्ट में कहना, लिख लिया करें, इससे ज़रा आसानी होती है, बाद में आप रिवीजन भी इसी तरतीब से कर लेना। वैसे तो आप एंड पे सारा सवाल भी लिखोगे तो हो जाएगा, सारा सवाल भी लिखने बैठोगे तो हर चीज़ जब आपने पढ़ ली होगी तो फिर वो तो ज़्यादा अच्छा है। खैर सर सारा सारा टॉपिक रिवाइज होता जाएगा। चलें ठीक है। बच्चों, what amount of provision shall be recorded in the books of retailers assuming estimate of provision is 10 million under following independent scenarios। अच्छा बेसिकली ना इधर 3 पार्टियां हैं, ठीक है। एक पार्टी है रिटेलर जो चीज़ें बेचता है कस्टमर को, तो दूसरी पार्टी हो गई। अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं, इनमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होनी है, मैं तीनों बना रहा हूँ, ठीक है। और तीसरी पार्टी है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये 3 जी पार्टीज हैं। अब हमने बात करनी है बुक्स ऑफ रिटेलर की इस सवाल में, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या कहा है, व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ रिटेलर, प्रोविजन की क्या अमाउंट हो। इसलिए हर केस में हमने मैन्युफैक्चरर कस्टमर को तो वैसे ही हम नहीं ना लिफ्ट करा रहे होते, लेकिन इधर हम रिटेलर हैं, हम ना मैन्युफैक्चरर हैं ना कस्टमर हैं, ठीक है। ये ज़हन में रखना है। अब सारे इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, तो फर्स्ट ब्लैक सिनेरियो इज प्रोविजन बनती, मतलब उन्होंने वारंटी दी हुई है ना, तो उनका अंदाज़ा ये सब कुछ बेसिकली इस वक्त जो बात हो रही है वो ये कि ये रिलायबल एस्टीमेट है 10 मिलियन, ठीक है ना। वो सिखाना कुछ और चीज़ चाह रहे हैं ना, इसलिए जो बात सिखाना चाह रहे हैं उस तरफ चलते हैं, ठीक है। 10 मिलियन उन्होंने कहा, अज्यूम करो एस्टीमेट ऑफ प्रोविजन इज 10 मिलियन, तो ये रिलायबल एस्टीमेट उसने दे दिया, ठीक है। अब वो कहता है कितनी प्रोविजन रिटेलर की किताबों में रिकॉर्ड हो अगर रिटेलर है वो बंदा जो कस्टमर को वारंटी देता है। केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 है जी। तो रिटेलर ही अगर कस्टमर को वारंटी देता है और कोई चक्कर ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरर को लिफ्ट करा रहा हो, तो इन द बुक्स ऑफ रिटेलर प्रोविजन कितनी रिकॉर्ड होगी, 10 मिलियन की। ये ब्लैक केस हो गया, ठीक है। सेकंड केस को हम रेड करते हैं। नंबर 2, 10 मिलियन प्रोविजन बनती है, वो कहता है मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू, मैन्युफैक्चरर कहता है
और यार तू टेंशन ना ले, तो चीज़ें बेच, जो भी मोबाइल ख़राब होने आएगा मेरी तरफ भिजवा दें, मैं जानूं और मोबाइल जाने और कस्टमर जाने, तू जा और जाके वेव्स किल कर, बस बेची जा, गो एंड किल द वेव्स, जाओ और जाके मौजे मारो, बेचो बेचो मोबाइल, बेचो जितने खराब होंगे, मैं जानूं मेरा काम। नंबर 2, ऐसी सूरत में बुक्स ऑफ रिटेलर कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे? कोई प्रोविजन नहीं होनी, ठीक है। केस 3 को करते हैं ग्रीन। रिटेलर वारंटी प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ये केस 3 चल रहा है, ठीक है, और रिकवर करता है सारे पैसे, यानी कि ये रीइंबर्समेंट टाइप चीज़ बन गई ना, ठीक है। यानी कि कस्टमर आते हैं तो हम उन्हें मोबाइल सही करके देते हैं और फिर उसके पैसे हम लेते हैं, हम रिटेलर हम लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, ठीक है ना। तो ये केस 3 ये वही वाला केस बन गया, दोनों साइड से आ गया। तो इसमें फिर प्रोविजन कितनी रिकॉर्ड होगी, लेकिन एट द सेम टाइम रिसीवेबल भी आएगा कि नहीं आएगा? 10, ठीक है। समझ आ रही है इन बातों की? ये ना एक सवाल, 2 सवाल, बल्कि 3 सवालों में शायद ये कॉन्सेप्ट लगना है, इसलिए यहाँ पर पहले एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट केस ब्लू करते हैं। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर डायरेक्ट, और फिर बाद में कहता है चल बच्चे तू भी थोड़े से पैसे मुझे वापस कर, एंड रिकवर 60% फ्रॉम रिटेलर। ये समझ आया? डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे कर लेना तो ये थोड़ा सा बेहतर हालत में आ जाएगा जी। रिटेलर से ये रिकवर करता है, ओके। चाय तो नहीं आई? अच्छा जी। अब भाई साहब, अब मुझे बताओ, पहले क्या करता है मैन्युफैक्चरर? पहले मोबाइल सही कर देता है डायरेक्ट ही, ठीक है, और उसके बाद रिटेलर को कहता है यार तू भी हिस्सा पाना भाई, तू भी तो कारोबार से मेरे नाल ही है। तो मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं, आपस के अरेंजमेंट की बात है। तो इस अरेंजमेंट के अंदर मुझे बताओ प्रोविजन कितनी रिकॉर्ड करे? रिटेलर प्रोविजन रिकॉर्ड करेगा 10 का सिर्फ 60% जो उसने वापस करने होंगे, यानी 6, ठीक है जी। तो नंबर 1, नंबर 2 आंसर हैं अलग अलग, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक हो गया जी, ओके। नोट कर लें, एग्जाम्पल 17 हो गई है पेज 238 पे। हाँ बेहतर है पिक्टोरियल ले लें, अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, मसला तो नहीं? अहमद भाई को मसला तो नहीं सर? चलो जी, फिर पास पेपर 3 का 1 ओपन कर लें। अब लिखवाने वाला ज़माना गया, ये लिख लो बेटा, पिक्चर ले लो, ले लो पिक्चर। अब लिखवाने वाला ज़माना गया, अब बस डिस्कस करूंगा और वो सामने रख के मैं बोलूँगा, आप देख लेंगे और फिर आप घर पे जाके उसको लिख लेंगे। ये आपकी मेहरबानी है। जो अब आगे थोड़ी सी हिम्मत कर लो, सिर्फ 15 को मिनट और पढ़ना है इंशाल्लाह। अभी 5 मिनट पहले नमाज आ गई ना 4 बजे, वरना आज सारे पास से पर देखो। वैसे अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, एंजॉय कर रहे हो नहीं IAS 1037 को? मतलब जो चीज़ पहले थोड़ी सी टेंशन का बायस बन रही थी, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो ना, तो बस इसको प्रैक्टिस में ले आओ। ये पर्चे में पास करवाएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। जिसको बच्चे फेल होने का सबब समझते आए हैं, वो आपको पास करवाने का सबब बनेगा इंशाल्लाह, देख लेना। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा सवाल आ जाए। ये हालांकि पास पेपर 1 करना है, अभी करते हैं, लेकिन उसमें भी इंशाल्लाह जो समझ में आएगा कर लेंगे, आधे से ज़्यादा नंबर उसमें से भी ले लेंगे। चलो 3 का 1, ओहो इसी पे ही जाना था।
ज़्यादा आगे निकल गया हूँ जज्बाती होकर। ये कुछ आ ही नहीं रहा यहाँ पे नज़र। ये भी यहाँ पे, अच्छा शुक्र है खुल गया। लो जी, बहुत आसान, पढ़ो। OL deals in medicine and surgical instruments. OL is in the process of finalizing its financial statements for the year 31 December 18. Following matters are under consideration. OL sells instrument A1 and B1 with 1 year warranty. These units are purchased from a manufacturer SL. The details of warranty are as under. यार ये ऊपर वाला सवाल क्या है? ईयर एंड आप बाद में मुझे बता देंगे जब ज़रूरत पड़ेगा। क्या ख्याल है? हैं जी? हैं जी? हाँ जी। हैं जी? हाँ जी। अच्छा, अब OL है वो वारंटी पे कस्टमर को चीज़ें बेच रहा है और SL मैन्युफैक्चरर भी है जिससे वो ख़रीद रहा है। ठीक है, वही वाला केस बन गया। एग्जाम्पल के बाद तो ये 2 मिनट का रह गया। तो कस्टमर है, उसके बाद OL खुद है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर, मुनाफ पटेल। अच्छा जी, ओके। नाउ पढ़ते हैं फॉर A1 प्रोडक्ट है बड़ी, पढ़ते हैं क्या कहते हैं इसके बारे में। A1 SL provides SL manufacturer provides warranty to customer and recover 50% of cost from OL. However, in case of SL's default, the warranty service would have to be provided by OL. ठीक है। अच्छा, 100% गारंटी के बारे में कहा था कि गारंटी तब तक मसला नहीं है जब तक डिफ़ॉल्ट हो ना जाए। तो डिफ़ॉल्ट होने की कोई बात तो यहाँ नहीं लिखी हुई। ठीक है, चलो फिलहाल देखने तो दो। किसकी किताबों के अंदर हमने ये काम करना है? OL। अच्छा, वैसे ही सवाल बनाते हैं भाई। खैर तो है, या आना जाना लगा हुआ है सब। OL बुक्स। और नहीं यार, मीडिया टीम का केड़ा काम में आके बचेगी नहीं। प्रोडक्ट A1 के बारे में बात हो रही है जी। तो प्रोडक्ट A1 मैन्युफैक्चरर कस्टमर को वारंटी दे रहा है और OL से 50% रिकवर कर रहा है। कितना जी? ठीक है, अब भाई डिफ़ॉल्ट होगा तो तब की तब देखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो 50% की ही प्रोविजन क्रिएट करनी है। पास्ट इवेंट क्या होता है? चीज़ें बेच देना। वारंटी के साथ बेची है तो लीगल ऑब्लिगेशन बनी हुई है। ठीक है, और अगर आप कह रहे हैं कि वारंटी दी और आते हैं तो आउटफ्लो तो प्रोबेबल नहीं है, वर्चुअली सर्टन, बल्कि पक्का है। अब सिर्फ मसला क्या है, हम कितने में प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें। तो वो कहता है, ये तो पता लग गया हमें अरेंजमेंट क्या है। अब देखते हैं आगे। ऑन 31 दिसंबर 18 इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर फॉर प्रोवाइडिंग वारंटी ऑफ A1। मैंने सिर्फ A1 पढ़ा अभी। ठीक है, कहता है ऑन 31 दिसंबर इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 4 मिलियन वुड बी इनकर्ड इन। ठीक है, तो A1 की मद में 4 मिलियन है। A1 OL की किताबों के अंदर A1 की जो प्रोविज़न होगी वो प्रोविज़न सिर्फ 2 मिलियन की होगी। ठीक है, प्रोविज़न 2 मिलियन। उसकी वजह 50% के लिए। आप कहोगे जी अगर OL डिफ़ॉल्ट कर, अगर क्या नाम है इसका, ऐसे अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर तो OL को देना पड़ेगा। हम कहेंगे अच्छा करने तो दो डिफ़ॉल्ट, अभी तो इन्हें किया। ठीक है, ओके। क्या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, नुमान क्या फ़ायदा यार, क्या फ़ायदा जातियाँ मारने का, क्या फ़ायदा? इतनी ज़बरदस्त क्लास थी आज हमारी, ज़रा पूछो इनसे। तबाही मचा दी हमने आज। बस आज हमने वो डर ख़त्म कर दिया जो IS 37 से, तो लिखना नहीं आता। बस जाने दो यार, दिल तोड़ दिया तुमने आज। ओके,
B1 यार, अब नुमान को तो चाय दे देना, बाहर खड़ा हुआ है। अच्छा, B1 OL प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर्स। OL कस्टमर को वारंटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, शुरू कर दो इधर से, फिर इधर से पॉज कर लेंगे। OL प्रोवाइड करता है वारंटी टू कस्टमर एंड रिकवर द एंटायर कॉस्ट फ्रॉम SL, ठीक है। तो ये तो वही वाला काम बन गया जी, ठीक है। आपने B1 के बारे में, भाई ध्यान इधर रखें प्लीज़, B1 के बारे में आपने कहना है जी प्रोविजन भी बनेगी और रिसीवेबल भी। अब जाके देखते हैं अमाउंट कितना। वो कहता है जी 7 मिलियन B1 के बारे में है, तो सुभान अल्लाह 7 मिलियन की प्रोविजन और 7 मिलियन का ही रिसीवेबल बुक होगा, क्योंकि वो उससे रिकवरेबल है अंडर कॉन्ट्रैक्ट, तो वर्चुअली सर्टन है, पहले से वो कह रहा है 100% वहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आप लिख लोगे, यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन वाला लिखोगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रोविजन रीइंबर्समेंट दोनों को इकट्ठा करके लिखोगे, ठीक हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट, कर दें पॉज यार। अच्छा जी, भाई साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने सोल्यूशन में भी लिखा और लिखना भी चाहिए कि जो इस 4 मिलियन में से 2 मिलियन रह गया है उसको हमने रिकॉर्ड तो नहीं करना। उसकी वजह यह है कि डिफ़ॉल्ट करेगा तभी है ना, लेकिन इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर पर डिस्क्लोज ज़रूर कर दो कि अगर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जैसे गारंटीज़ है ना, गारंटी, कोई गारंटी भी आप देते हैं तो उसको कंटिंजेंसी में डिस्क्लोज करते हैं, ये भी वही चक्कर है, ठीक है। तो 2 मिलियन को क्या कर दो, डिस्क्लोज, ठीक है। इसको लिख लेना मेरे बच्चों, ओ पागल खानों। आ जाओ जी, पेज 279 पर ही पास पेपर 4 है, इसका नहीं 2 करो, ये तो अभी नहीं करते, 2 करो पहले। आप सिर्फ डिस्कशन करके फटाफट, मैंने पास पेपर 1 को थोड़ा छेड़ के 5 मिनट में भेजना था, लेकिन पास पेपर 1 की नौबत मुझे लगता है नहीं आ रही। खैर जल्दी से देखो। ऑन 15 दिसंबर 17 a machine was disposed of for 3.5 to Raspberry for cash. However, as per agreement, ML also entitled to additional 1.5 million, which is dependent upon passing certain production test after installation of RS premises. ऐसी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी IS 10 के अंदर, भाई साहब ऐसी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी IS 10 के अंदर कि अगर आपने पहले ख़रीद लिया है एसेट और उसकी कीमत ईयर एंड के बाद तय हुई है तो वो एडजस्टिंग इवेंट है। कहो तो टॉपिक में दिखाऊं जाके, एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल्स ओपन करके देख लो, दरमियान में दूसरे तीसरे नंबर पे एग्जांपल थी, ठीक है। अब वो तो बात थी कि हम ख़रीदें तो बेचने पे भी तो वही मामला हो सकता है। हमने एक मशीन बेची 3.5 मिलियन की, लेकिन असल बेची तो 5 की थी, लेकिन उन्होंने कहा 3.5 मिलियन अभी ले लो, बाकी जाके हम फिक्स करेंगे, चला के देखेंगे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ये ठीक फिट हो जाती है तो बाकी के 1.5 मिलियन भी आपको दे देंगे परफॉर्मेंस देखते हुए, ठीक है। ये 15 दिसंबर पर मशीन बिक गई थी, ठीक है, और वादे के साथ बिकी थी कि 3.5 मिलियन अब दे दें, 1.5 मिलियन बाद में। आगे कहता है 25 जनवरी पर RL ने कंफर्म किया कि प्रोडक्शन टेस्टिंग एक सक्सेसफुल हो गई है। अब मुझे बताओ कि डिस्पोजल 3.5 पर रिकॉर्ड करना है या पूरे 5 पर? पूरे 5 पर, पूरे 5 पर, चाहे 1.5 रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लो, लेकिन आपने डिस्पोजल पूरे 5 पर रिकॉर्ड करना है। और आपने इसके बारे में क्या कहना है कि ये एक एविडेंस है ऐसी कंडीशन का जो एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, सही हो गया। अच्छा जी, ये ऐसी तरह बीच में स्वीटनर था। यार ये पॉइंट 2 पढ़ें, पास पेपर 3 का पॉइंट 2 पढ़ें, तब तक मैं ज़रा पास पेपर 18 देखा हूँ। पढ़ें पास पेपर 3 का 2। अरे सकून एयरलाइंस, जहाज तबाह दे, ये होमवर्क में
ये होमवर्क में आपने ट्राई करना है। जहाज़ तबाह दे, सवारियां सब बच गईं, लेकिन जिस जगह पे गिरा उधर फैक्ट्री में 2-4 बंदे ज़ख्मी हो गए। 18 होमवर्क में है, वापस आएँ। हाँ, पास पेपर 18। और क्या कर रहे हैं? पास पेपर ही तो कर रहे हैं। मतलब कैसे तुमने ये कहा पास पेपर? अच्छी चाय मिलती है यार आपको तो, मेरे से ज़्यादा। अच्छा जी, ऑयल वाला सवाल हम अभी पढ़ रहे थे, वापस आ जाएं इसके 2 पे। ऑन इन अक्टूबर 18, ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 18, OL वॉज स्यूड बाय अ कस्टमर फॉर 18 मिलियन। केस कर दिया कस्टमर ने ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन्होंने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सप्लाई किए थे, अस्पताल ने केस कर दिया है, वो सही नहीं है। बाय द एंड ऑफ ईयर OL कम्युनिकेटेड टू कस्टमर वाया ईमेल टू पे 5 मिलियन। ये तो 5 मिलियन हमने मान लिया। प्रॉबेबल क्या है? ये तो वही वर्चुअली सर्टन हमारी तरफ से हो गया, खुद ईमेल करके मान गए हैं, तो इसकी प्रोविजन नहीं, इसकी तो लायबिलिटी बनती है, इसकी तो लायबिलिटी बनती है। ठीक है। अच्छा, आगे कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग क्लेम, यानी कि बाकी कितना बचता है, वो हमारा दिल को नहीं है देने का। तो हमने लॉयर से पूछा, यार बाकी का 13 का क्या बनेगा? OL's lawyer anticipates that there is 70% probability that the court would award 6, 30% probability that the amount would be। तो अच्छा हो गया ना सरासे वाली एग्जाम्पल करने के बाद। कह रहा है जी, ये देखो 70%, 30%। अब 2 सिचुएशंस हैं, या मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड, तो हम मोस्ट लाइकली को प्रेफर करेंगे अनलेस के उस एक्सपेक्टेड वैल्यू के 3 आ जाए ना, 3 ही आ जाएं। अगर 3 आ जाएं तो उसमें भी 2 ऑप्शंस आ जाएं तो फिर बंदे को मसले में पड़ना पड़ता है, तो वो देखेंगे। वरना जहां पॉसिबल हो इजी, यही वाला काम है और यही बेहतर भी होता है। ठीक है ना? तो हम इसको काट देते हैं जी। ठीक है। बाकी ये ध्यान में रखो, वुड तो पहले ही था। वो कहता है कि कोर्ट वुड अवार्ड, कोर्ट ने अवार्ड तो करना ही करना है इनको, ये कुछ पैसे आपको देने तो पड़ेंगे ही। अब वो पैसे कितने हैं? हमने मोस्ट लाइकली वाला 6 पकड़ लिया। अब क्लेम कितना है? क्लेम 18 में से 5 तो लायबिलिटी हो गई भाई। ठीक है। बाकी 6 के बारे में हमारा वकील साहब कह रहा है कि ये प्रॉबेबल है, इसकी प्रोविज़न बना लो। ठीक है। और जो बाकी का कितना बच गया? 7 है। इसको पॉसिबल कह दो। पॉसिबल तो है ना, कोर्ट अगर इतना अवार्ड कर रहा है तो इधर से भी कुछ अवार्ड कर दे फिर, तो इसको क्या कर दो? डिस्क्लोज कर दो। कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है। प्रोविजन क्या होती है? हमेशा याद रखना, रिकॉर्ड। और ये क्या होती है? डिस्क्लोज। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है। आप इसके बारे में लिखोगे कि 5 मिलियन हैज़ बीन कम्युनिकेटेड वाया ईमेल टू द कस्टमर, सो लायबिलिटी ऑफ 5 मिलियन विल बी रिकॉर्डेड। इसको क्यों डिस्क्लोज करना है? हमने तो यूँ लिख दिया है, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 5 से। ठीक है। आगे क्या कहेंगे? 6 मिलियन के बारे में वो अंग्रेजी लिखेंगे, वही वाली पहले वाली ओपन करके लिखनी है ना आपने। ठीक है। उसकी एंट्री भी क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। यार इसको यूं ना कर लें, आज एक्सपेंस तो 11 हो गया ना, जिसमें से लायबिलिटी 5 और प्रोविजन 6। चलो, और बाकी 7 के बारे में आप डिस्क्लोजर दे दोगे। ठीक है। तो ये आपने लायबिलिटी साइड लिखी है। अभी मैं आगे बढ़ना है। अभी ये हमने क्या लिख दिया? लायबिलिटी साइड। आगे कहता है वो, OL ने भी फिर लॉन्च कर दिया क्लेम टू सप्लायर इन दिसंबर। उन्होंने कहा हमारा कोई कसूर नहीं है, आगे से आए ही ऐसे थे। कितना क्लेम लॉन्च किया है ये कहीं नहीं लिखा हुआ बच्चों, नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? वो कह रहा है द सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड 9 मिलियन, और यानी कि ना वो पता नहीं कितना है, लेकिन उसमें से 9 के बारे में हमें वो कह रहा है कि मान गए भाई, वर्चुअली सर्टेन। तो ये क्या बन जाएगा? एसेट।
एसेट रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल, और इसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड, ठीक है। ये देखो वर्चुअली सर्टन बनेगा, रिसीवेबल करोगे रिकॉर्ड। आगे कहता है however OL is still negotiating with the supplier and it is probable that OL would recover a further 3 million, पता नहीं कितने में से। अब ये नहीं कह लेना कि 11 ही क्लेम किया था, हो सकता है 15 किया हो, 9 वो मान गया हो, 3 का प्रोबेबल हो और बाकी का रिमोट हो। हमें इससे क्या, हमें कह रहा है कि 3 मिलियन के बारे में हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबल हो तो ये एसिड साइड है, कंटिंजेंट एसिड रिकॉर्ड करेंगे और उसको डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लोज रिकॉर्ड तो सिर्फ 9 होगा। अब अगली बात, ये ऐसे कहानी चल रही थी ना कि ओएल है और कस्टमर है, तो इस तरफ को लायबल थे, तो हमने एंट्री रिकॉर्ड की अभी थोड़ी देर पहले, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट और प्रोविजन क्रेडिट, कितने से, 6 से। और इधर कौन है, सुपलायर। अब सुपलायर के अगेंस्ट हमने केस किया है, तो रिसीवेबल डेबिट, एक्सपेंस ही क्रेडिट कर दो, इनकम भी हो सकती है, और 9 कर देना। अब खुदा के लिए ये ना कहने लग जाना सर 6 रुपए के प्रोविजन है, आप 10 का नो, और यार प्रोविजन से भी बात आगे बढ़ी खड़ी है, उधर 11 रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, 11 का एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, 5 तो कंफर्म वाला है, उसी के अगेंस्ट ही रीइंबर्समेंट हो रही है ना, तो 9 को पूरे को ही रिसीवेबल करना है। ओके, 9 पूरा ही। प्रोविजन से बात आगे निकली हुई है इस केस में, प्रोविजन में भी 5 कंफर्म डाल के 11 रुपीज बने हुए हैं, तो 9 उससे कम ही है। ओके, सही है। इसकी पिक्चर ले लो, इसको लिखना है आपने, मैं कल चेक करूंगा। ये लाजमी दोनों सवाल जो अभी कहे हैं ना, खास तौर पे ये वाला, सबसे पहले ये होमवर्क है, इसको वहां सफ़े से देख के लिख लिया आपने तो बहुत अच्छा आप फील करोगे खुद, और ख़ुद आज घर जाके आप फील करोगे कि डिफरेंस है अब हमारे IAS 1037 को पकड़ने की अप्रोच में। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा। वैसे आज क्लास का फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? बेटा प्रोविज़न ही है हमारे पास, प्रोविज़न से भी बात बढ़ी हुई है ना। इस केस में हम 11 रुपये का 5 तो कन्फर्म पे कर रहे हैं, 6 पे भी हमें हाई चांस है कि पे कर रहे हैं, तो इस केस में 11 जा रहा है और उसकी मद में 9 आ रहा है, ये ऐसे देखना था, ठीक है। अच्छा जी, 1 जो है मैंने माना कि बड़ा अजीब है, लेकिन आज तो ज़्यादा एफर्ट करने के लिए 2 होमवर्क में हो सकते हैं ना, एक 18 आखिरी और एक 1, इसको पढ़ तो आना, ठीक है। इंशाल्लाह फिर देखते हैं कल या परसों में फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास इसी की रखनी है या फाइनल अकाउंट के लिए एक्स्ट्रा करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये सवाल कीजिएगा, मैं डिस्कस करूँगा कल क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 18, ये डिस्कस करूँगा, लेकिन लिख ले हैं आपने खुद, क्योंकि अब मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।